अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। आप में से बाज़ की टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से है। बाज़ लोगों की टेक्स्ट बुक में हीट का चैप्टर अलग दिया है और थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर अलग दिया है। तो मैंने यहाँ पर जो प्लेलिस्ट अपलोड करी है हीट वाली हम मुकम्मल कर चुके हैं। हीट की प्लेलिस्ट हमारी मुकम्मल हो गई। उसके अंदर तकरीबन 11 लेक्चर्स हैं और उसमें जितना कंटेंट हीट के टॉपिक से रिलेटेड है वो सब कवर कराया गया है, जिसके अंदर कैलोरीमीट्री शामिल है, गैस लॉस शामिल है, जनरल गैस इक्वेशन ऑब्वियसली शामिल है, थर्मोमीट्री शामिल है कि थर्मामीटर कैसे कैलिब्रेट करते हैं, एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग में कैसे जाते हैं, स्केल्स के दरमियान में कन्वर्जेंस, डिविजन्स, वो सब बातें बताई थी। इसी तरह से मेरा बेटा हमने केटीजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जिसकी बेस पे हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट, वीआरएमएस का कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट और बहुत कुछ जो हीट से रिलेटेड था वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसको मैंने थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? मेनली मेरा बच्चा इसके अंदर हमने 2 लॉस पढ़ने हैं। एक हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, इससे मुराद क्या है, वर्क डन बाय गैस क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे आता है, किस बला का नाम है। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिस के ऊपर देखेंगे कार्नोट इंजन की वर्किंग, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट और फिर फाइनली इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितना कॉन्टेंट आपकी टेक्स्ट बुक्स में मौजूद है वो सारा का सारा थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग में पढ़ाया जा रहा होगा और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी। ठीक है मेरे बच्चे, शुरू करते हैं। तो मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। आज के पहले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ना क्या है, हम ये देखेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सिमिलरली वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, सबसे जो आज का की फैक्टर रहेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। माजी में इतने सारे अच्छे अच्छे सवाल वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आए हुए कि जिसकी गिनती मुमकिन नहीं है। सिमिलरली फिर हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है और उसको कैसे अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ के अंदर। तो आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट लॉ डायरेक्टली नहीं आएगा, हम फर्स्ट लॉ की बुनियाद बना रहे होंगे, बेसिक्स बना रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं। अगर आपने हीट के चैप्टर का लेक्चर्स नहीं देखे हुए कोई परेशानी नहीं है, जो मैं बेसिक बातें बताता जाऊं उनको गौर से सुनते जाना और आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, देखो मान लो मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक चाय का कप ला के रख दूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल जो डेली रूटीन में हम देख रहे होते, अगर मैं चाय का कप यहाँ पर लाकर अपनी टेबल पे रख दूँ तो क्या होगा सर, चाय के कप से हीट एनर्जी निकलकर सराउंडिंग में जाएगी। ठीक है सर, कुछ देर बाद क्या होगा, चाय के कप का टेम्परेचर वही हो जाएगा जो इस कमरे का टेम्परेचर है, यानी कि उसमें से हीट निकली तब तक जब तक के दोनों का टेम्परेचर एक बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब बिल्कुल इसी फिनोमिना को अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये मान लो चाय का कप है और यहाँ मान लो मेरा बेटा हमारे पास क्या है, सराउंडिंग है, यानी कि मेरा कमरा जिसके अंदर एयर मौजूद है। तो आपने क्या देखा, चाय के कप से हीट एनर्जी निकल के कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। ठीक है सर, ये जो चाय का कप है इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं हमारी हॉट बॉडी और सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, हमारी कोल्ड बॉडी। ठीक है सर, जो हॉट बॉडी होती है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो कोल्ड बॉडी होती है इसका टेम्परेचर कम होता है। आपने बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। अब इसका टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसके पास से जो चीज निकलकर कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है इसको मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी का नाम देते हैं। तो सर हीट एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, एनर्जी इन
ट्रांजिशन, वो एनर्जी जो ट्रांजिट में होती है, जो कि मूव कर रही होती है फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है सर, समझ में आती है बात की? ये हो रहा है। ये अमल हो रहा क्यों है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, एक का टेम्परेचर ज्यादा, एक का टेम्परेचर कम। तो हीट एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो इसलिए कर रही है कि डेल्टा टी नॉन जीरो है। सर ये क्या अजीब सी बात लिख दी, टेम्परेचर डिफरेंस है ना। अरे भाई डेल्टा टी का मतलब क्या है? इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंस। क्या मतलब सर? भाई मान ले इसका टेम्परेचर है T2, इसका टेम्परेचर है T1। मुझे ये बताओ कि T2 और T1, आपने चाय का कप यहां लाके रखा, कॉफी का कप, गर्म पानी का कप, कहवे का कप, जो रखना है रख लो। आपने यहां पर गर्म चाय का कप लाके रखा, उसका जो टेम्परेचर है क्या वही आपके कमरे का टेम्परेचर है? नहीं, उसके टेम्परेचर को मान लिया आपने वो T2 है, कुछ भी हो सकता है। इस कमरे के टेम्परेचर को मान लिया आपने वो क्या है? T1 है। तो अब T2 और T1 बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब जब तुम T2 में से T1 का वैल्यू माइनस करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, तो क्या जीरो आंसर आएगा? नहीं भाई, जीरो तो तब आएगा ना जब ये दोनों वैल्यूज एक बराबर होंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा कि डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही बात हो गई। तो आपने सीखा क्या अभी तक? बुनियादी बातें कि एक गर्म ऑब्जेक्ट है, एक ठंडा ऑब्जेक्ट है। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कि फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और ये अमल कब तक चलता रहता है? चाय के कप से हीट निकल के सराउंडिंग में तहलील कब तक होती रहेगी? जब तक कि चाय का टेम्परेचर वही ना हो जाए जो कि रूम का है। तो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट तब तक जाती रहती है जब तक कि दोनों एक बराबर टेम्परेचर पर ना आ जाए। यानी कि हॉट बॉडी से हीट निकलकर कोल्ड की तरफ जाएगी और जाती रहेगी जब तक कि दोनों का एक टेम्परेचर ना हो जाए, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हॉट बॉडी से हीट निकलेगी, इसका टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एक पॉइंट आएगा जब दोनों का टेम्परेचर एक बराबर हो जाएगा। यानी कि मान लो अगर यहां पर आपके पास एक बॉडी 1 है और यहां पर आपके पास एक बॉडी 2 है, इसका टेम्परेचर भी T है, इसका टेम्परेचर भी T है, तो आप कहोगे कि बॉडी 1 से बॉडी 2 की तरफ जो नेट हीट फ्लो कर रही है वो क्या है? जीरो है। अब कोई हीट फ्लो नहीं करेगी, नेट हीट फ्लो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं जनाब इसको? हम थर्मल इक्विलिब्रियम। कि भाई एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, अब कोई नेट हीट फ्लो नहीं कर रही बिटवीन बॉडी 1 एंड बॉडी 2। दिस इज टर्म्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये आप डेली रूटीन में देखते हो कि दो बॉडीज को आपने थर्मल कांटेक्ट में रखा। थर्मल कांटेक्ट माना ऐसा कांटेक्ट कि दोनों के बीच में हीट एनर्जी फ्लो कर सके। ध्यान में रखना, थर्मल कांटेक्ट के लिए दो बॉडीज को ऐसे प्लेस करना है कि हीट एनर्जी फ्लो कर सके। ठीक है, मतलब थर्मल कांटेक्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं मिसाल देता हूं, आपने बचपन में वो मोमबत्ती जलाई है और मोमबत्ती जला के उसका जो फ्लेम है, उसका जो आंच होती है या उसका जो शोला होता है, उसमें से ऐसे ऐसे करके उंगली पास करी है। यस, छोटे बच्चों को जादू दिखाया होगा कि मेरा हाथ नहीं जल रहा, तो इसका मतलब तुम जादूगर नहीं हो। इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी उंगली को उस फ्लेम में इतनी देर रखा ही नहीं कि तुम्हारी उंगली और इस फ्लेम में थर्मल कांटेक्ट स्टैब्लिश हो सके। इसका मतलब टाइम भी मैटर करता है यहां पे। तो बताने का मकसद यह था कि थर्मल कांटेक्ट क्या है? दो बॉडीज को ऐसे एनवायरनमेंट में प्लेस करना आपस में कि उनके दरमियान में हीट एनर्जी फ्लो कर सके फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात की? सही है सर। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो आप बोलोगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, T1 इज इक्वल टू T2, और आप बोलोगे थर्मल इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश। ठीक है मेरे बच्चे, छाप लो इतने हिस्से को। आगे चलते हैं और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट लिखी हुई है ताकि आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लो। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं। यहां मान लो मेरा बेटा हमारे पास कोई एक बॉडी ए है और यहां पे मेरे बच्चे हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसको आपने सी का नाम दिया हुआ है। ठीक है सर, समझ में आता है? अच्छा, यही सी बॉडी हमारे पास, अच्छा यहां पे हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसको आपने बी का नाम दिया हुआ है। ठीक है सर, समझ में आता है? अब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया था? ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। ठीक है, जो लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से लिख दिया, इसको आप छोड़ दो, भाड़ में डालो। एक कोई बॉडी ए है, एक कोई बॉडी सी है, एक कोई बॉडी बी है। ठीक है,
ए सी के साथ रखी हुई है, अभी बी को भी भूल जाओ, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर ए हाई टेम्परेचर बॉडी है और सी लो टेम्परेचर बॉडी है, या वाइस वर्सा कर लो, ये हाई है ये लो है, जो अच्छा लगे, तो इसके दरमियान में नेट हीट फ्लो करेगी। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूं कि ए हॉट है और सी कोल्ड है, तो इसका मतलब हीट फ्लो करेगा, यस सर करेगा। ये कार्रवाई कब तक होती रहेगी, हीट कब तक, नेट हीट कब तक फ्लो करती रहेगी ए से सी की तरफ, जब तक कि ए और सी का टेम्परेचर एक बराबर ना हो जाए। तो हमने मान लिया कि ए और सी का नेट टेम्परेचर एक बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अगर ए और सी का टेम्परेचर एक बराबर हो गया, यानी कि जो ए का टेम्परेचर है वही सी का टेम्परेचर है, तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि जो नेट हीट फ्लो कर रही है बिटवीन ए एंड सी वो क्या हो गई, जीरो हो गई। मैं बोला ठीक है सर। इसका मतलब ए और सी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए का बी से कोई ताल्लुक नहीं है, ध्यान में रखना। ए कहीं ऐसे रखा हुआ है और बी कहीं ऐसे रखा हुआ है कि इनके दरमियान में कोई थर्मल कांटेक्ट नहीं है, यानी कि यहां से यहां हीट नहीं जा सकती। अभी सिर्फ क्या बात करी, ए और सी दो बॉडीज थी, मस्त रखी हुई थी, एक हॉट थी एक कोल्ड थी, दरमियान में हीट फ्लो हुई, ए से सी की तरफ नेट हीट गई 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 गई। एक वक्त आया जब ए का जो टेम्परेचर था और सी का जो टेम्परेचर था वो एक बराबर हो गया। जब एक बराबर हो गया तो नेट हीट का फ्लो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है सर, समझ में आता है। अच्छा, अब वापस देखो, अब बी और सी पे आ जाओ। अब ए को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बी और सी पे आ जाओ। ठीक है सर, सी मान लो कोल्ड बॉडी थी, बी मान लो हॉट बॉडी थी। ठीक है सर, समझ में आता है। अब अगर ये हॉट है और ये कोल्ड है तो हीट ऐसे फ्लो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। एक वक्त आएगा जब इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, एक बराबर हो जाएगा। जब टेम्परेचर ऑफ बी बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सी बॉडी एक बराबर हो जाएगा, जब ये एक बराबर हो जाएगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बच्चे ये जो नेट हीट फ्लो है वो यहां से यहां जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर, हो जाएगा। अभी आपने स्टैब्लिश क्या किया है, क्या आपको यह नजर आ रहा है ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है? हाँ सर। ए का और सी का टेम्परेचर एक बराबर है? जी सर। ए और सी के दरमियान में नेट हीट फ्लो नहीं कर रही? यस सर। सेम गोज फॉर बी एंड सी। बी और सी का टेम्परेचर एक बराबर है, सी एक ही बॉडी है, मतलब एक बॉडी है, उसके साथ ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसके साथ बी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी कि बी और सी के दरमियान में भी हीट एक्सचेंज, नेट हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा या नेट हीट फ्लो नहीं कर रही। क्यों? दोनों का टेम्परेचर एक बराबर हो गया। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ए और बी को, अगर आप यहां से ए को लेकर आओ और यहां से बी को लेकर आओ, मतलब यही ए और बी को आप लेकर आ जाओ और ए और बी को आपस में आप थर्मल कॉन्टैक्ट में प्लेस करो, मतलब ऐसे प्लेस करा कि ए और बी अब आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि ए और बी के दरमियान में हीट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। आपको बहुत ऑब्वियस बात लग रही होगी ये, मुझे भी लगी थी ये बात बहुत ऑब्वियस जब मैंने पहली दफा इसको पढ़ा था, लेकिन समझो फिर मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है। सही है, इसकी बेसिस पर हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की बुनियाद टेम्परेचर का सेम होना है। दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी सिर्फ और सिर्फ कब, जब दोनों का टेम्परेचर एक बराबर हो, ताकि फ्लो होने वाली नेट हीट जीरो हो जाए। सही, फिर मैं बता रहा हूं, देखो हमने कहा इफ ए is in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, then if A and B are placed in thermal contact with each other, then they both will be in thermal equilibrium. इनके दरमियान में कोई नेट हीट फ्लो नहीं करेगी। सही है, पहले तो पढ़ लो स्टेटमेंट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब बीच में कोई थर्मल कांटेक्ट नहीं है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब बोलोगे सर ये तो बहुत बचपन में पढ़ा था ना मैट्रिक क्लास की मैथ्स में कि सर इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो ये तो बन गया हमारे पास ए इज इक्वल टू सी। तो सर यही तो बात कर रहे हैं, इसको अलग से नाम क्यों दिया? देखो पहली बात तो ये समझना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में बना फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद। इस पूरे चैप्टर की जान फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में, जीरोथ लॉ बाद में बना टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए। क्यों? देखो आपको यह पता चल गया ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, आपको यह पता चल गया बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं ए और बी को लाके साथ में रख दूं तो आप ये कह रहे हो कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। क्यों?
इसलिए कि जो A का C के साथ टेम्परेचर है वही B का C के साथ टेम्परेचर है, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम। तो आप जीरोथ लॉ की बेसिस पे डिफाइन ये कर रहे हो बेसिकली कि भाई अगर तू A और B को साथ में रखेगा तो इन दोनों का टेम्परेचर भी कैसा है, एक बराबर है, इसलिए दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन द वेरी बेसिस ऑफ द टेम्परेचर, कि अगर A का C के साथ टेम्परेचर एक बराबर है और इसी C का किसी तीसरी बॉडी के साथ टेम्परेचर एक बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, एक बराबर है। यही बात देखो यहां लिखी है कि इफ टेम्परेचर ऑफ A बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, टेम्परेचर ऑफ B बॉडी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि A और B जो आपस में कभी नहीं मिली, अगर इनको साथ में रखोगे, क्योंकि आपने शुरू में इनको कैसे रखा हुआ था, सेपरेटली, अगर इनको आप साथ में रखोगे तो आपको कोई नेट हीट एक्सचेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक बराबर है और जो नेट हीट फ्लो कर रहा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज टर्म्ड एज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे ज्यादा इसको पढ़ाना जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर की तौहीन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने वार्निंग नहीं दी मिटाने से पहले, आप इसको रिवाइंड करके लेक्चर को लिख लेना, ठीक है मेरे बच्चे। चलो अब कुछ छोटी छोटी बातें और पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे अपने काम की चीजों के ऊपर। अब जो छोटी छोटी बातें हैं ना मेरे बच्चे, वो है सर सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। अब ये बहुत छोटी छोटी ना मुन्नी मुन्नी डेफिनेशन आपको हर किताब में लिखी मिल जाएंगी, तो वो भी 4-5 मिनट उस पर लगाते हैं। काम का टॉपिक जो आज के लेक्चर में है वो वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स है। वो अगर आपने समझ लिया ना तो आगे पूरा फर्स्ट लॉ आपका बिल्कुल पानी की तरह निकलेगा, ठीक है, वो काम की चीज़ है। सिस्टम और सराउंडिंग, देखो भाई कोई भी चीज जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके ऊपर आप सारी कार्रवाई कर रहे हो, वो सिस्टम होता है। उसको छोड़ के हर चीज सराउंडिंग है। जैसे मान लो कि तुम्हारी क्लास में तुम्हारा कोई दोस्त है या तुम्हारी कोई दोस्त है, जो भी समझना चाहो समझ लो, ठीक है। तो तुम उसको कंसीडर कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, या तुम्हारे लिए वही तुम्हारी कुल कायनात है, तो वो तुम्हारे लिए सिस्टम है, और उसके अलावा जो भी कुछ है वो तुम्हारे लिए क्या है, सराउंडिंग है। ठीक हो गया, सही हो गया। अब देखो इधर, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई कंटेनर है, सुनना गौर से, ये मान लो कोई कंटेनर है, जैसे मैं बता रहा हूं हम थर्मोडायनेमिक्स में ना सिस्टम किसे कह रहे होंगे। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां पे हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन ऊपर भी जा सकता है, पिस्टन नीचे भी जा सकता है। और जनाब मैंने लास्ट टाइम जब ये टॉपिक में, पुरानी बात है 2019-20 की, किसी क्लास में पढ़ा रहा था तो वहाँ बच्चे बता रहे थे कि सर अगर हम एक से ज़्यादा लोगों को कंसीडर कर रहे हो, तो मैंने कहा उसको फिर छिचोरपन कहते हैं, उसका थर्मोडायनेमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि मतलब मैं सिस्टम की मिसाल दे रहा था ना कि आपकी कोई दोस्त है या आपका कोई दोस्त है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, जिससे आप, जो आपकी कायनात का महवर है, तो बेसिकली दैट इज सिस्टम जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। बाकी सब चीज़ें क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा कंटेनर, इस कंटेनर में हमने कोई गैस भरी हुई है, यहाँ पिस्टन है। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, रैंडमली मूव कर रहे होंगे। क्यों सर, भाई इनके पास एनर्जी है ना, जब एनर्जी है तो जहाँ इसका दिल करेगा वहाँ वो मूव करेगा। सही है सर, सही है सर, समझ में आती है ये बात। तो मेरा बेटा ये जो गैस है जो इस कंटेनर में मौजूद है, ये मेरे बच्चे मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और इसको छोड़ के बाकी की हर चीज़ यूनिवर्स में मेरे लिए क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आता है। तो आप लिख लेना अपने पास डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो, कि एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड एज सिस्टम। ठीक है सर, उसको छोड़ के जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। अब सिस्टम की मेरा बेटा हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मिसाल से समझते हैं। कमरा है, एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, समझना, फिर यहां पर कंटेनर वाली मिसाल भी दूंगा। एक कमरा है, कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, मैं चलता हुआ गया, कमरे से बाहर निकल गया, और यहां लाइट लगी हुई है। जब कमरे का दरवाजा खुला, बाहर लाइट नहीं थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला यहां से लाइट भी बाहर चली गई। तो मैं मास हूं, बिल्कुल हूं भाई, अच्छा खासा मास है, रनिंग कर रहा हूं कंट्रोल करने के लिए, तो ठीक ठाक मास है, बाहर निकल गया। यानी कि मास कैन मूव आउट, मास कैन मूव इन। ये लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जी सर है, तो लाइट भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ रही है, या मेरे आगे आगे जा रही है, या लाइट भी जा रही है बाहर, फिर लाइट अंदर भी आ रही है। भाई अगर इस कमरे को मैं
अंधेरा कर दूं और बाहर की रोशनी ऑन कर दूं तो बाहर से लाइट अंदर आएगी? जी सर आएगी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके और मान लो ये मेरा कमरा जिसको मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं, ये मेरा सिस्टम है और बाहर सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में मास भी एक्सचेंज हो रहा है, मैं अंदर बाहर जा रहा हूं, और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, यानी कि मास एज वेल एज एनर्जी कैन लीव द सिस्टम, कैन इंटर इनटू द सिस्टम। मास और एनर्जी दोनों बाहर भी जा सकते हैं, दोनों सिस्टम के अंदर आ भी सकते हैं। सच अ सिस्टम इज टर्म्ड एज ओपन सिस्टम। अब लिख लेना अपने पास, अ सिस्टम इन विच मास एज वेल एज एनर्जी कैन एंटर एंड लीव द सिस्टम इज टर्म्ड एज ओपन सिस्टम। ठीक है सर, ये रूम इसकी एग्जांपल हो गई। या अगर थर्मोडायनेमिक्स की जो अच्छी किताबें हैं, टिपिकल किताबें हैं, उनमें जो इसकी डेफिनेशन दी होती है वो होती है एक कंटेनर जिसके अंदर आपने गैस को भरा है और ऊपर पिस्टन नहीं लगाया, तो क्या होगा भाई? होगा ये कि यहां से आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है सर, बाहर निकल जाएंगे और सराउंडिंग के साथ ये हीट एनर्जी एक्सचेंज भी कर लेंगे। क्या मतलब सर? भाई अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ये हीट एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहे होंगे क्योंकि वॉल्स भी कंडक्टिंग है, बेस भी कंडक्टिंग है। क्लियर हो गया? तो जहन में रखेंगे, मतलब थर्मोडायनेमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में ये एग्जाम्पल दी होती है, मैंने थोड़ी सी आसान वाली अपने अपने इलाके के लिहाज से एग्जाम्पल दे दी। अब क्लोज सिस्टम क्या है सर? अब क्लोज सिस्टम समझ लो। मान लो ये कमरे का दरवाजा है, ये बंद है, बिल्कुल टाइट पैक कमरा है, मतलब चींटी भी अंदर दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि वो भी मास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से खड़े होकर चिल्लाता हूं, आवाज बाहर जा रही है, आवाज बाहर जा रही है, तो साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड जा रहा है बाहर, लेकिन मास नहीं जा सकता बाहर। ये क्लोज सिस्टम है, मास नहीं जा सकता, साउंड जा सकता है। और आसान कर लो, मोबाइल फोन पे आप किसी से बात करते हो? जी सर करते हैं। मोबाइल फोन जब आप बात करते हो तो आपकी आवाज जाती है दूसरे एंड पर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि मोबाइल फोन में आप खुद घुस के दूसरी तरफ निकल गए, ऐसा कभी हुआ? मतलब आप रात में 12 बजे के बाद, जैसे अमूमन लड़के लोग करते हैं, घर से बाहर हैं, अब्बा की कॉल आई। अब अब्बा जितना भी नाराज हों, ऐसा कभी नहीं होगा कि अब्बा फोन में अपने एंड से दाखिल होंगे और आपके एंड से फोन पे निकल आएंगे। ऐसा होता तो नाइटमेयर हो जाता ना, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ आवाज आती है, साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आती है, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, शुक्र अदा करो। तो ये क्या है हमारे पास? क्लोज सिस्टम है। अब इसकी मिसाल कैसे है? ये वाला जो हमारा मैंने आपके सामने अभी कंटेनर बनाया है कि जिसके अंदर एक पिस्टन मौजूद है, ये आपका एक क्लोज सिस्टम है। क्यों सर? भाई गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर ही अंदर मूव कर सकते हैं। अगर इनका टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, या वाइस वर्सा, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, इधर का टेम्परेचर कम है, तो हीट एनर्जी आ जा सकती है, मतलब हीट अंदर भी आ सकती है, हीट बाहर भी जा सकती है, डिपेंड करता है किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, तो ये क्लोज सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन इंटर और लीव द सिस्टम। ना तो एनर्जी ना तो मास दाखिल हो सकती है, लीव कर सकती है। यानी कि अगर यही सिस्टम है, इसकी जो वॉल्स हैं, सुनना गौर से, ये जो वॉल्स हैं ये इंसुलेटेड है, बेस इंसुलेटेड है, पिस्टन इंसुलेटेड है, यानी कि इंसुलेटर है। ना तो गैस के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते क्योंकि आपने इनक्लोज किया हुआ है, ना एनर्जी एक्सचेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर लगाया हुआ है, इंसुलेटर एनर्जी को नहीं आने देगा। तो ये क्या आइसोलेटेड सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम एक आइडियल सिस्टम होता है क्योंकि रियल लाइफ में कोई आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी एक नियर बाय एग्जांपल आपको पढ़ाई जाती है, दैट इज अ थर्मोस फ्लास्क। यानी कि वो जो थर्मोस फ्लास्क होता है जिसके अंदर आप चाय रखते हो गर्म रखने के लिए, या अगर आपने कहीं दूर से आइसक्रीम या कुल्फी खरीद के लानी है वो रखते हो ताकि वो ठंडी रहे। लेकिन वो नियर बाय एग्जांपल है। क्यों सर? हमारे थर्मोस फ्लास्क में तो चाय गर्म रहती है। अबे गर्म रहती है, टाइम तक के लिए रहती है ना। ये थोड़ी है कि अगर मैंने आज चाय डाल के रख दी, उसमें 1 साल बाद खोलूंगा तब भी गर्म चाय मिलेगी। नहीं, वो 1 साल बाद तो जो कुछ मिलेगा उसको पहचानना मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा होगा पेप्सी रखी थी अंदर आपने। क्यों? इसका मतलब हीट एनर्जी एक्सचेंज तो हुई, उसका रेट बहुत कम हो जाता है थर्मोस फ्लास्क में। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है? एक नियर बाय एग्जांपल है। समझ आती है बुनियादी बातें? छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अच्छा अगर आप में से कोई
वंडर कर रहा हो कि हम लोग बेसिकली ये जो बेसिक्स पढ़ने इसका फर्स्ट लॉ से क्या ताल्लुक है, तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो आप पढ़ते हो ना, हीट एनर्जी सप्लाई टू अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वर्क डन। तो आज के लेक्चर में ना हम ये बुनियादी कॉन्सेप्ट सारे सीधे करेंगे कि हीट एनर्जी क्या है, थोड़ा सा भी आइडिया हो गया होगा, हाई से लो की तरफ जाने वाली एनर्जी को कहते हैं, और आइडिया विद द पैसेज ऑफ लेक्चर होता जाएगा, ठीक है। सेकेंडली इंटरनल एनर्जी जो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर वर्क डन का कॉन्सेप्ट, तो ये सारी आपकी फर्स्ट लॉ की ग्राउंड बना रहा है, ठीक है। अब देखो इधर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल आसान तरीन भाषा में आपके मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी किस्म की एनर्जी अवेलेबल होती है ना, उस सबको जब आप जोड़ दोगे ना, सम कर दोगे, तो ये कहलाती है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। इंटरनल एनर्जी को मेरे बच्चे हम शो करते हैं यू से, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी और एक होता है मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल सही है सर, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी, द टोटल एनर्जी, गौर से सुनना, द टोटल एनर्जी possessed by a molecule is termed as internal energy, या the sum of all the kinds of energies available with a molecule is termed as internal energy। दो ही तरह की हो सकती है, काइनेटिक या पोटेंशियल। अब काइनेटिक के आगे आपके पास है फिर टाइप्स हैं। काइनेटिक में आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। क्यों, क्या मतलब, मान लो एक मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, 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 ये वाला जो मोशन है ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस किस्म के मोशन के लिए जो एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मॉलिक्यूल ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है तो जो उसने एनर्जी पजेस करी हुई है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, सही है। यानी कि सबसे पहले तो आप ये बुनियादी बात समझ लो कि इंटरनल एनर्जी है क्या। मॉलिक्यूल्स के पास जितनी तरह की एनर्जीज अवेलेबल है उन सब का मजमुआ, समेशन इज टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी। और वो कौन कौन सी तरह की हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहां से एक और बात समझना, जब हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी की तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ जाती है और लो टेम्परेचर बॉडी वो हीट एनर्जी एक्वायर करती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। सही है सर, सही सर। और मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपको एक और कीमती बात बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, जो हमने हीट का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज डिफाइंड एज 3/2 RT। सर आपने तो कहा था हीट के चैप्टर की जरूरत ही नहीं है, तो मेरी मान लो कि ये फॉर्मूला है। हम गैस के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है 3/2 RT। यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, यहां से आपको नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। और आप यहां देखो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो मेरे बच्चे अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। गोया के टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों भाई, इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जी सर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी। मतलब ये पूरे चैप्टर में मैं इतनी बार बोलूंगा ना कि तुम लोग सुन सुन के तंग आ जाओगे। अच्छे से देख लेना क्या कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ती है, और स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ती है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हमने जहां ये रिलेशन पढ़ा था वहां ये भी पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है VRMS वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड इवेंचुअली इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। अच्छा सर, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? अरे भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी इसलिए होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है,
लिक्विड में उससे कम है, गैस में ना होने के बराबर है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ सिनेरियोज में। क्या मतलब सर, दोबारा बताएं। देखो समझो, पोटेंशियल एनर्जी आती कब है, पहले ये रिवाइज करा लो पुराने बेसिक के कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी भी फोर्स फील्ड में अगेंस्ट द फील्ड काम करो, भाई आसान भाषा में फोर्स फील्ड के अंदर जो फोर्स है वो चाहती है तुम ये करो, तुम उसका उलट करो, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर होती है। मतलब ये जो मार्कर है, अर्थ क्या चाहता है, देखो अर्थ क्या चाहता है कि ये नीचे आए, मैं इसे लेके ऊपर जा रहा हूं, तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। किसी के सर पे गिराओगे छत से तो उसे चोट लगेगी, तकलीफ होगी, नहीं करना है इसे। क्यों? क्योंकि आप छत पे इसको लेकर गए, अर्थ नहीं चाहता था कि तुम इसे छत पे लेके जाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली स्प्रिंग है, उसके आगे मास कनेक्टेड है, आपने मास को घसीटा मारा, मास को आगे ले गए, तो अब वो जो मास को आप आगे ले गए हो वो स्प्रिंग तो नहीं चाहता था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां भी फोर्स फील्ड है ना, तो उसके अंदर जब अगेंस्ट द फील्ड काम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो अब देखो, मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रेड वाला ब्लू वाले को करीब बुलाना चाह रहा है, ब्लू वाला रेड को करीब बुलाना चाह रहा है। अभी रेड वाला दूर चला गया, क्यों? रैंडम मोशन हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड का ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये दूर जा रहा है। तो क्या ये इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है मेरे बच्चे? ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि हम आइडियल गैस के ऊपर पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं हमारे कोर्स में। आइडियल गैस के लिए मतलब आपसे मुराद जितने भी हाई स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, चाहे वो ए लेवल्स हो, फेडरल, कोई सा भी बोर्ड हो, यही मानते हैं। तो हम हमारे कोर्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, उसको आप क्या कंसीडर कर लोगे? जीरो। क्यों सर? क्योंकि मेरा बेटा हमारे पास आइडियल गैस है, और जब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस हम ये मान के चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बिलीव करती है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो, है ही नहीं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो रेड वाला और ब्लू वाला कहीं भी जाए, जब दरमियान में फोर्स ही नहीं है तो ना अगेंस्ट द फील्ड काम होगा, ना पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर होगी। गेटिंग माई पॉइंट? जहन में रखना कि तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब तक हम आपके लेवल पे पढ़ रहे होंगे तो इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बढ़ रही होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब यहां पे ना एक काम की बात बता देता हूं, ये काम की बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर ख़ास तौर पे अगर आप में से कोई टीचर्स हैं और इसको देख रहे हैं तो ये वाली काम की बात आप अगर फोकस करेंगे तो आपको मतलब बहुत एक बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हीट के टॉपिक में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक हीट कैपेसिटी थी और एक लेटेंट हीट थी। आप जिस भी किसी किताब को फॉलो करोगे, जहां भी पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ो या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, उसमें यह लिखा होता है कि जैसे ही आप किसी बॉडी को हीट एनर्जी देते हो तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। सही है, शायद सुना भी हो आपने। अब यह बात हीट कैपेसिटी में समझ में आती है। क्यों सर? हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो आपने बॉडी को हीट दी, वो हीट कैपेसिटी बनी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, परफेक्ट सिचुएशन समझ में आता है। लेकिन लेटेंट हीट के अंदर यह बात फिट नहीं बैठती। क्यों सर? लेटेंट हीट में यह बात फिट ऐसे नहीं बैठती कि लेटेंट हीट वो हीट है जो कि स्टेट चेंज करती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहते हुए। स्टेट चेंज करती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहते हुए। तो अगर वो स्टेट चेंज कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब ये है, अगर ये आइस का ब्लॉक है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है, इसका मतलब मैं इसको हीट दे रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको हीट दी, अब ये मेल्टिंग पॉइंट पे, तो ये तो मेल्ट करेगा। अब जब ये मेल्ट करेगा तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो फिर ये कैसे लिखा हुआ है जालिम ने, किताब वाले ने, कि इसको हीट दे रहा हूं, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। हमें तो ये बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो इसका तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। जब लेटेंट हीट आप किसी बॉडी को चिपका रहे हो, दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। तो जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो ये कैसे कहते हैं कि लेटेंट हीट देने पर भी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है? अब समझना जवाब इसका। ये आपके कोर्स से हद तक नहीं है, वैसे ही हट के एक बात बता रहा हूं, ये चीज तो आपके कोर्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है दो चीजों पे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। आप आइडियल गैस कहकर क्या करते हो? पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देते हो। क्या रियल लाइफ में, गौर से सुनना, क्या रियल लाइफ में
एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है? नहीं। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होती है? नहीं। अब हो रहा क्या होता है, जब आप लेटेंट हीट दे रहे होते हो तब भी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, तो गोया सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, और उस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होती है पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने की वजह से। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही होती लेटेंट हीट वाले केस में। वहां पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो गोया के मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम बाय मूविंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो वहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। दिस इज द रीजन कि हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, खैर हम लोग जब भी पढ़ेंगे हम क्या मानेंगे भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आता है। और हमारे लेवल पे, हमारे कोर्स की हद तक ये पढ़ाते हैं और हम इसके बाद कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो, क्योंकि वो केटीजी को फॉलो करते हैं और दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये पार्ट जीरो हो गया। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, और वो आगे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ठीक है सर, समझ में आता है, कोई टेंशन नहीं है। आगे चल के जब भी मैं आपको कभी बोलूं कि भाई डेल्टा यू कैलकुलेट करो, डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज आप कैसे निकालते हो भाई, पता है ना, फाइनल माइनस का इनिशियल, जो भी फाइनल है उसको माइनस कर दो इनिशियल से। ठीक है, समझ में आता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एक और चीज ध्यान में रख लेना, यहां पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान में रखेंगे ये बात। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा हमारे कोर्स की हद तक, क्योंकि हम अपने कोर्स में क्या मानते हैं कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी। छाप लो जल्दी से। अब आगे चलते हैं और वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स पे बात करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो आज का काम का सबसे टॉपिक है ना, वो शुरू हो रहा है, विच इज द वैल्यू या कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे ना एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। ठीक है सर, ये एक सिस्टम हो गया। ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इस जगह पे हमारे पास एक कोई पिस्टन मौजूद है। ठीक है सर, पिस्टन मौजूद है। अब समझिएगा ज़रा, अब सूरत हाल क्या है कि यहाँ पे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इन गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अभी कुछ इंटरनल एनर्जी है। क्यों भाई, जाहिर है कुछ टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर क्या डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी को। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी है और इस इंटरनल एनर्जी के सबब दीज मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपने बोला ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आती है। जब ये मूव करेंगे तो क्या ये आपस में टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे। क्या ये वॉल से टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे। क्या ये पिस्टन से टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे। इलास्टिक कोलिजन्स करेंगे, बिल्कुल ठीक है सर। ये जो पिस्टन है ये फ्री टू मूव है, यानी कि पिस्टन कैन गो आइदर अप और डाउन। पिस्टन मुझे यहां पे रुका हुआ नजर आ रहा है। अब देखो एक बात समझना जरा, ये जो मार्कर है अगर आपको ये ऐसे नजर आ रहा है, नीचे गिर नहीं रहा, इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि इसका जो वजन है डाउनवर्ड, जो इसका वेट है नीचे एक्ट कर रहा है, मेरा हाथ अपवर्ड फोर्स लगा के इसे सपोर्ट कर रहा है। अगर आप कुर्सी पे बैठते हो और आप नीचे नहीं गिर रहे, इसका मतलब आपके वेट को कुर्सी का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बैलेंस कर रहा है। बहुत बेसिक बात है। वैसे ही एक रस्सी है, उससे कोई पत्थर बांधा हुआ है, पत्थर नीचे नहीं गिर रहा, इसका मतलब पत्थर का वेट उस रस्सी का जो टेंशन है उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब अगर पिस्टन यहां रुका हुआ है, ये ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स नीचे से जो प्रेशर इन द अपवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं, ऊपर से पिस्टन वही प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं। प्रेशर दोनों का क्या है, बराबर है। सर पहले तो ये बताएं मॉलिक्यूल कैसे प्रेशर लगा रहे हैं। अरे भाई ये पिस्टन है,
ये मॉलिक्यूल गए जाके टकराए ऐसे, तो जब मॉलिक्यूल जाके टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। इसका मतलब ये तो तय है कि नीचे से ऊपर की तरफ आपके पास, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर है, जो कि कौन एक्सर्ट कर रहा है? मॉलिक्यूल। तो मैंने यहां लिख भी दिया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स। अब अगर पिस्टन यहां रुका हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो पिस्टन है वो भी कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वरना खुद सोचो ना, अगर पिस्टन ऊपर से नीचे प्रेशर एक्सर्ट ना कर रहा होता तो जो मॉलिक्यूल जब इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पिस्टन को ऐसे उड़ते हुए चले जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं जा रहा। अब पिस्टन का प्रेशर क्यों होता है? उसके दो कारण है, या दो रीजन है, या दो वजूहात है। नंबर एक, आपके पास सराउंडिंग में यहां पे एयर मौजूद है, बिल्कुल है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। कौन सा भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर होगा जो कहाँ एक्ट कर रहा होगा? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन ऐसे बनाया हुआ मैंने, भाई साहब इस पिस्टन का अपना कुछ मास है? जी सर है। इस पिस्टन का जो मास है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर वेट एक्ट होगा, यानी कि वेट होगा। यस सर होगा। और वो वेट इसे कहाँ बुलाना चाहेगा? नीचे बुलाना चाहेगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, और जो ये पिस्टन का वेट है, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से आप बोलोगे दिस इज द, यानी कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो पिस्टन का वेट है, ये मिला के जो प्रेशर बना रहा है, इसको आप कह रहे हो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिस्टन ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स। आपने बोला ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है, कोई मसला ही नहीं है, सब रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ठीक है सर, समझ में आता है। अब मेरे बच्चे आपने क्या किया? अच्छा, अभी ये जो यहाँ का टेम्परेचर है, ये मान लो T1 है, और इसकी वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो U1 है। जहन में रखना, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर ऑफ द गैस कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है सर। आपने क्या किया मेरे बच्चे? आपने यहाँ पे एक हीटिंग सोर्स लगाई और इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करी। आप हीट दे रहे हो किसको? सिस्टम को। ये मेरा सिस्टम है, आप इसे हीट दे रहे हो। ठीक है सर। जब आप इसको हीट दोगे तो क्या मैं कह सकता हूं ये हीट गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जाएगी? जी सर। और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अगर पहले मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी U1 थी तो अब बढ़ के वो U2 हो जाएगी। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा, पहले टेम्परेचर T1 था तो अब बढ़ के वो T2 हो जाएगा। जी सर, ऐसा ही है। जब इंटरनल एनर्जी चेंज हुई तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का नाम है, और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स आवारागर्द हैं, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है? स्पीड से होता है, स्पीड के स्क्वायर से। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मेरे बच्चे स्पीड बढ़ेगी। बोलो, ये बात समझ आती है? काइनेटिक एनर्जी का बढ़ने का मतलब स्पीड बढ़ी, यानी कि पहले जो मॉलिक्यूल्स ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा था, अब वो जुंग 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 तेजी से मूव कर रहे हैं। पहले जो मॉलिक्यूल ऐसे मरे मरे कदमों से जाके टकराता था, अब डुम करके जाके टकराएगा। हाँ या ना? अब सोचो, ये पिस्टन है, पहले मॉलिक्यूल ऐसे आके टकराता था, अब तेजी से आके टकरा रहा है। तो इसका मतलब जो पहले के मुकाबले में पिस्टन पर फोर्स लग रही थी वो बढ़ गई। हाँ या ना? भाई साहब सोचो, मॉलिक्यूल ऊपर जाकर टकराया, पहले के मुकाबले में जो पिस्टन पर फोर्स लग रही थी वो बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ गई, क्योंकि जोर से टकरा रहा है। तो आप बोलोगे फोर्स exerted by molecules on piston, force exerted by molecules on piston increases। बोलो, फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन पिस्टन क्या हो गई? बढ़ गई। बोलो, बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। मैंने बताया था ये जो पिस्टन है ये क्या है? ये फ्री टू मूव है। जब मॉलिक्यूल इस पे दाबड़ जोर जोर से जाके हमले करेगा तो आपका पिस्टन नीचे से क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। आपका पिस्टन जो है वो नीचे से क्या होगा? आपका पिस्टन ऊपर चला जाएगा। आपने बोला ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आती है, आपका पिस्टन ऊपर चला जाएगा। अब जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा मेरे बच्चे, तो देखो मैं यही चीज़ दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, समझ लेना, इसी को दोबारा ड्रॉ किया। पिस्टन मान लो यहाँ कहीं ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, पिस्टन का प्रेशर चेंज नहीं हुआ, क्यों सर?
अबे क्या मॉलिक्यूल के ज्यादा फोर्स लगाने थे पिस्टन के मास में तब्दीली आ गई? नहीं। तो क्या पिस्टन का वेट तब्दील हो गया? नहीं। क्या मॉलिक्यूल के ज्यादा फोर्स लगाने से यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था एयर की तरफ से, एटमॉस्फेयर की तरफ से, वो तब्दील हो गया? नहीं। ठीक है सर, ऐसा जब कुछ भी नहीं हुआ तो इसका मतलब पिस्टन का प्रेशर तब्दील नहीं हुआ। अच्छा, पहले जो आपका पिस्टन था वो यहां था, अब देखो आपका पिस्टन यहां चला गया, ऐसे ही है, मतलब ऊपर चला गया। तो आपको क्या ये नजर आ रहा है कि पिस्टन ने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी डेल्टा एक्स? बोलो हाँ या ना। भाई पिस्टन पहले यहां था, अब पिस्टन ऊपर चला गया, इसका मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज कवर्ड बाय द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्यों आ रही है? क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लगाई किसने? मॉलिक्यूल्स ने। फोर्स बाय द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब मेरे बच्चे, जो बहुत पुरानी मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ी हैं चीजें, क्या पढ़ी हैं? हमने ये पढ़ी हैं कि अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो मेरा बेटा आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो कि जनाब पिस्टन के ऊपर, पिस्टन तो भाड़ में डालो, किसी बॉडी पे फोर्स लगी और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, हम कहते हैं वर्क इज डन। मैकेनिक्स में अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हम वर्क डन पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अब देखो मेरे बच्चे, मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूला है? आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। और आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोई बोलेगा नहीं सर हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है एफ डॉट एस, जब इसको ओपन करते हैं तो ये आता है एफ एस कॉस थीटा, आपने यहां कॉस थीटा शॉर्ट कर दिया। अरे भाई देख इधर, फोर्स बाय द मॉलिक्यूल्स कहां है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 के बराबर। तो कॉस थीटा खत्म हो गया ना भाई, तो यही बन गया एफ इंटू एस। तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसका वर्क डन? बाय द गैस। सर गैस काम कर रही है, तो मेरे बच्चे ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके पास सिस्टम क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या है? एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन एंड कंसीडरेशन। तो मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है? गैस के मॉलिक्यूल्स। तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने ही तो धक्का मार के पिस्टन ऊपर किया है। तो अगर मुझे वर्क डन बाय द गैस निकालना है या वर्क डन बाय द सिस्टम कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? आप बोलोगे सर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर। अब देखो इधर, फोर्स जो है मेरे बच्चे का कैलकुलेट करनी है। देखो फोर्स कैसे आएगी? प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। बोला ठीक है सर। ये कौन सा प्रेशर है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दिस पिस्टन। और सर ये एरिया किसका है? पिस्टन का एरिया है। क्यों सर? अबे फोर्स मॉलिक्यूल्स कहां लगा रहे हैं? पिस्टन पर लगा रहे हैं ना, पिस्टन ऊपर जा रहा है। ये पिस्टन है, मान लो ऐसे गोल सा पिस्टन है, ऐसे सर्कुलर पिस्टन है, ऐसे पिस्टन है, ऐसे ये ऐसे पिस्टन है। तो मॉलिक्यूल ऐसे जा जाके फोर्स लगा रहा है। जी सर लगा रहा है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये वाला एरिया है, और जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं वो ये वाली फोर्स है। तो मिला के ये क्या बन रहा है? प्रेशर बाय द मॉलिक्यूल्स। आपने बोला ठीक है सर, यहां तक की बात हमें समझ में आती है। तो अगर ये फोर्स कैलकुलेट करनी है, ये फोर्स क्या हो जाएगी? F विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय ए। इस फोर्स को यहां ले आओ, ध्यान में रखना, प्रेशर बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, एरिया ऑफ द पिस्टन, क्योंकि इस पिस्टन पे फोर्स लग रही है। ठीक है सर। तो ये हो गया जनाबे वाला पी ए। अब आप नोट करो ये एस क्या है? एस से मुराद है डिस्प्लेसमेंट। किसकी डिस्प्लेसमेंट? भाई अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई और बॉडी उसके नतीजे में कुछ आगे चली गई तो वो डिस्प्लेसमेंट। तो पिस्टन पे फोर्स लगी, पिस्टन ऊपर चला गया, गोया पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट। तो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या कहा हुआ है यहाँ पे भाई? डेल्टा एक्स कहा हुआ है। ठीक है सर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस। ध्यान में रखिएगा, एक बार माजी में डायरेक्ट इससे सवाल आया हुआ है। आपको उसने कहा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द पिस्टन इज 1 मीटर स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट प्रेशर की वजह से जो है वो आपको दे दी 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। जो हम आखिर में फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना पी डेल्टा वी वाला, उससे नहीं होगा, ये डायरेक्ट यहां से हो जाएगा। तो आप वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। बस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना और कमेंट करके बता देना आंसर। ठीक है सर, चलें आगे। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे हमने P को एज इट इज लिखा और इसको लिख दिया A टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। अब ये जो A टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स है ये क्या बता रहा है मेरा बेटा? अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, देखो अगर मैं यहां पे एक सिलेंडर ड्रॉ करूं, आपको बोला जाए इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो ये जो है मेरा बेटा इसका एरिया है। आपने बोला ठीक है सर। ये जो है मेरे बच्चे इसकी क्या है? लेंथ है।
आप क्या करते हो मेरा बेटा, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। तो आपको क्या मिल जाता है, आपको इसका वॉल्यूम मिल जाता है। अब आप इमेजिन करो, तो आपका ये जो सिलेंडर है ना, ये जो आपका कंटेनर है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्या है, सिलेंडर है। कैसे, देखो समझो, ये मान लो ऐसे था, समझो पहले पिस्टन यहां था, अब पिस्टन यहां से यहां चला गया, समझना, जैसे ये गोल सा है ना, ऐसे ये कंटेनर है, पहले पिस्टन यहां था, अब यहां से यहां चला गया। तो ये जो मुझे अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, देखो पिस्टन यहां था, यहां से यहां चला गया, अगर ये मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये एरिया जो कि पिस्टन का एरिया है, क्योंकि पिस्टन है ना, ऐसे गोल सा पिस्टन इसके अंदर फंसा हुआ है, तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेंथ ए इंटू डेल्टा एक्स। तो ए इंटू डेल्टा एक्स से आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वाला वॉल्यूम मिल जाएगा, इतना वॉल्यूम मिल जाएगा, इतना वॉल्यूम, ठीक है। तो ए इंटू डेल्टा एक्स विल गिव यू द वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं डेल्टा वी, विच इज द चेंज इन वॉल्यूम। सर चेंज इन वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं, अरे भाई देखो, पहले आपकी गैस ने ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, यानी कि अभी जो इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ इसे कह देते हैं V1। ये कैसे निकालोगे भाई, इसकी जो भी हाइट है और एरिया जो भी पिस्टन का मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पूरा वॉल्यूम आ गया। अब जब आपका पिस्टन ऊपर चला गया तो गोया के यही सेम गैस के पार्टिकल्स हैं और इन्होंने ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। ये बात समझ में आती है। अब इन्होंने क्या किया है, ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये जो पूरा वॉल्यूम है कैसे आएगा, ये पूरी हाइट यहां से यहां तक की और एरिया ऑफ द पिस्टन, इसको आप कह दोगे ये क्या है, V2। अगर आपको चेंज इन वॉल्यूम चाहिए तो भाई चेंज तो सिर्फ यही वाला वॉल्यूम है ना, ये तो पहले भी ऑक्यूपाई किया हुआ था, चेक करो, ये तो पहले भी था, तो चेंज कैसे निकालोगे, V2 माइनस V1, ऐसे आएगा, ये आ गया। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो मेरा बेटा आपने वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, इसको अपने पास नोट कर लेना कि ये दिस फॉर्मूला, गौर से सुनना, दिस फॉर्मूला विल ओनली, दिस फॉर्मूला when only be used when work is done by the gas at constant pressure, when work is done by the gas at constant pressure। समझिएगा यहां पे जरा बात, क्यों, क्या मतलब सर, ये क्या जुमला लिखा, नहीं समझ में आया, अभी बताते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। देखो आगे आप बहुत सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पढ़ोगे, जैसे ये पिस्टन ऊपर जा रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस में पिस्टन ऊपर जाएगा। लाजमी नहीं है कि हर जगह पे प्रेशर कांस्टेंट हो। जैसे अभी आप देखो, हमने यहां पे जो पिस्टन का पहले प्रेशर था वही पिस्टन का बाद में प्रेशर है, क्या पिस्टन का प्रेशर तब्दील हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन सर गैस का प्रेशर तो तब्दील हो रहा है ना, आपने खुद लिखा फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द पिस्टन इंक्रीजेस। जब ये फोर्स बढ़ेगी तो पिस्टन, जो पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है, यानी कि जो मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं वो भी बढ़ेगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर है गैस का, समझो। देखो पिस्टन का प्रेशर इनिशियली, गैस का प्रेशर इनिशियली बढ़ा जो पिस्टन पे, जी सर बढ़ा, फिर पिस्टन ऊपर चला गया, एक्सपेंड कर गया। आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा हुआ है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जी सर। क्या वॉल्यूम पहले के मुकाबले में बढ़ गया गैस का, जी सर बढ़ गया, तो गैस का प्रेशर कम हो गया होगा ना। गैस का प्रेशर आपने तब्दील नहीं होने दिया, ये बात समझो। गैस का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहा। कैसे, शुरू में आपने हीट एनर्जी दी, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन बढ़ा, नतीजे में ये ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया, सुनना, जब ये ऊपर चला गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। पहले वॉल्यूम छोटा था, वॉल्यूम बड़ा हो गया। आपने ये पढ़ा हुआ है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पढ़ी है ना ये बात आपने मेरे बच्चे, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो मेरे बच्चे जहन में रखना कि ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ओनली। लाजमी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर ही काम करे, गेटिंग माई पॉइंट, हर दफा कांस्टेंट प्रेशर पर काम करे ऐसा लाजमी नहीं है। तो ये फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सर फिर हर जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको छापो, मैं बताता हूं कि हर जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो मेरे बच्चे, आपने अभी तक ये पढ़ लिया कि आपके पास जो वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स है दैट इज गिवन बाय P डेल्टा V, और मैंने ये बता दिया कि ये वाला वर्क डन आप सिर्फ तब होगा जब वर्क इज डन बाय द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चे के जहन में एक सवाल आता है, जिस सवाल का जवाब मैंने आपको खुद ही दे दिया कि सर कांस्टेंट प्रेशर कैसे है। आपने कहा हीट एनर्जी प्रोवाइड करी,
हीट एनर्जी प्रोवाइड करने पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो प्रेशर पिस्टन पर लगा रहे हैं ये तो बढ़ गया, तो मेरे बच्चे पिस्टन का अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर वापस पहले जैसा हो गया। तो आप ये वर्क डन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका इसको समझने का क्या है कि आपने पिस्टन का प्रेशर कांस्टेंट रखा है, पिस्टन का प्रेशर चेंज नहीं किया। तो जो पिस्टन है ना, हमेशा ध्यान में रखना ये इक्विलिब्रियम में होता है। जब ये इक्विलिब्रियम में है यानी कि ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, तो इसका मतलब जो प्रेशर नीचे से गैस एग्जर्ट कर रही है वही प्रेशर ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से। एक और तरह से समझ लो इसको, देखो समझो इस बात को। एक और तरह से समझाता हूँ यही वाला, ताकि आपको ये फील आ जाए कि गैस का प्रेशर ना कांस्टेंट कैसे है। मान लो कि जो पिस्टन ऊपर से नीचे प्रेशर लगा रहा है वो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे से ऊपर लगा रहे हैं ये भी 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सर इसका सबूत क्या है, पिस्टन इक्विलिब्रियम में। अब आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है, और ये प्रेशर बढ़ के मान लो कितना हो गया, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसके नतीजे में क्या हुआ, आपने पिस्टन का प्रेशर तब्दील नहीं किया, ना तो पिस्टन का मास चेंज हुआ, ना बाहर से जो पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है वो चेंज हुआ, तो जो था वही रहा, ठीक है। नतीजे में पिस्टन क्या हो गया, आपके पास पिस्टन आपका ऊपर चला गया, अब पिस्टन यहाँ चला गया, पिस्टन फिर इक्विलिब्रियम में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गई। पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन ऊपर चला गया, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो गई, लेकिन फिर इक्विलिब्रियम में। तो पिस्टन पहले भी कितना प्रेशर लगा रहा था, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी भी उतना ही लगाएगा क्योंकि पिस्टन का वजन वही है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वही है। तो इसका मतलब अगर पिस्टन इक्विलिब्रियम में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है समझना, इसका मतलब क्या है कि गैस का जो प्रेशर है वो भी कम हो गया, कितना हो गया, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात जब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने गैस का प्रेशर तब्दील होने नहीं दिया। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, दिस इज टू कैलकुलेट द वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस वेयर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है सर, तो आपने अभी बताया बहुत सारे और प्रोसेसेस हैं, लाजमी नहीं होता कि हर एक में प्रेशर कांस्टेंट रहे, बाद में प्रेशर तब्दील भी हो रहा होगा। तो सर फिर उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बता रहा हूं, देखो समझो। अगर मेरा बेटा एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं इस सिस्टम की, इसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, अभी आगे चल के इसके ऊपर पूरी बहस भी करनी है हमने। अगर मैं एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं, किसकी, इसी की जो भी पढ़ा है हमने, तो हमारे पास जो वर्क डन हुआ है उसके लिए हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऐसे। ये वर्क डन मतलब एक डायग्राम बनेगी पी और वी। क्या मतलब सर, देखो ये क्या बता क्या रही है डायग्राम, ये बता रहा है आपकी गैस का ये एक कांस्टेंट प्रेशर था और पहले जो वॉल्यूम था सिस्टम का, मान लो वो कुछ V1 था, बाद में मेरा बेटा जो वॉल्यूम था वो बढ़ करके कितना हो गया, आपके पास V2 हो गया, ये हो गया। और प्रेशर जो था वो एक ही रहा, यानी कि जो प्रेशर, मतलब देखो V1 पे भी गैस का यही प्रेशर था, V2 पे भी गैस का यही प्रेशर है। अरे भाई अभी जो मिसाल दी, पहले जब पिस्टन नीचे था तब भी गैस के मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगा रहे थे, जब वो ऊपर चला गया बाद में भी उतनी ही लगा रहे। तो गैस का प्रेशर कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, आपने तब्दील नहीं होने दिया। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2, ये मतलब है इसका। क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे देखो ना, प्रेशर की वैल्यू हर जगह पे एक बराबर है, देखो हर जगह पे एक बराबर है। जब V1 था तब भी यही प्रेशर, V2 पे ये, दरमियान में किसी भी पॉइंट पे आप देखो कि प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स का एक बराबर है। गेटिंग माय पॉइंट, सही, ठीक है सर, समझ में आता है। आगे चले मजीद बताएं। अब इसके अंदर अगर आपको बोला जाए, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है, इस रेड लाइन को मेरा बेटा हम कहते हैं पीवी कर्व। क्या नाम देते हैं इसको हम, पीवी कर्व। इस पीवी कर्व के अंडर में जो एरिया है, इस पीवी कर्व के नीचे जो एरिया है, ये जो एरिया है जिसको मैं ये ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, इस पीवी कर्व के अंडर में जो एरिया है ना मेरे बच्चे, सुनना गौर से, ये इस पीवी कर्व के अंडर में जो एरिया है, ये जो इस पीवी, ये जो रेड वाली लाइन थी, इसके कर्व के अंडर में जो एरिया है, ये आपको देता है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। एरिया अंडर पीवी कर्व, ये देता है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का ये। क्यों, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आपने निकाला है ना, पी डेल्टा वी वाला, ये मेरा बेटा बहुत स्पेशल फॉर्मूला है। ये सिर्फ तब लगेगा जब आप एक ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। हर थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट रहे, ऐसी कोई लाजमी चीज हमारे पास नहीं है, जहन में रखना है इस बात को। ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलें। अच्छा अब देखो, इसके
कर्व के अंडर में जो एरिया है, इसके कर्व के अंडर में जो एरिया है सर वो पी डेल्टा वी के बराबर है। ये कैसे पता चला आपको, अभी देख लेते हैं। देखो अगर मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है, क्या आपको ये एक अदद रेक्टेंगल नजर आ रही है? आ रही है सर। रेक्टेंगल का अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कैलकुलेट करने हो तो कैसे आता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है सर। अगर आप इसकी भी लेंथ और ब्रेथ देख लो तो देखो मेरे बच्चे, अगर आप देखते हो ये मान लो इसकी लेंथ है, अगर आप इसको देखोगे तो मैं कह सकता हूँ ये P के बराबर है। बोलो हाँ या ना? ये क्या है? ये P के बराबर है। ये P है ना, यहाँ से यहाँ तक की इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी? ये P के बराबर होगी। ये चीज़ ये P के बराबर है। अगर आपको ये विड्थ कैलकुलेट करनी है तो ये विड्थ क्या होगी? V2 माइनस V1। देख लो इधर, ये विड्थ क्या होगी मेरे बच्चे? V2 माइनस V1, ये विड्थ होगी। तो अगर आपने कैलकुलेट करना है तो लेंथ आपके पास क्या हो गया? P के बराबर, और विड्थ क्या हो गई? V2 माइनस V1 के बराबर। थोड़ा सा अच्छा करके लिखेंगे तो क्या बनता है? P डेल्टा V बनता है। इसका मतलब जो एरिया अंडर पीवी डायग्राम है, गौर से देखना, जो एरिया अंडर पीवी डायग्राम है वो यही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। और समझो आहिस्ता आहिस्ता। देखो मेरे बच्चे, ये अभी मैंने आपको एक पीवी कर्व दिखाया है। हो सकता है कि आपके पास ना कोई और पीवी, कोई और प्रोसेस आगे चल के हम पढ़े, मिसाल से समझना। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अभी परेशान नहीं हो। आप कोई और थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ो जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट ना रहता हो और उसका पीवी कर्व ऐसे आ रहा हो मिसाल के तौर पे। अब आपने वर्क डन तो इसमें भी कैलकुलेट करना है। इसका अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, समझिएगा, तो पी डेल्टा वी से नहीं आ सकता वो। क्यों? इसमें प्रेशर ही कांस्टेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे? आपको ये पता है एरिया अंडर कर्व से आएगा। देखो मान लो यहां पे आपके पास जो वॉल्यूम था वो V1 है, यहां पे आपके पास वॉल्यूम क्या है? V2 है, इस जगह पे वॉल्यूम। तो अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लो, इसका एरिया, ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लो ना मेरे बच्चे, तो आपको मिल जाएगा। ये बताने का मकसद है अपनी कॉपी में बोल्ड करके, मोटा मोटा करके ना, बड़े वाले मार्कर से लिख लेना कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। एरिया अंडर पीवी कर्व विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। कोई सा भी प्रोसेस हो, एरिया अंडर कर्व पता चल गया तो वर्क डन पता चल गया। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए। अच्छा, अब इसी को ना एक और तरीके से भी मैं बता देता हूं, ठीक है? आप में से कोई वो पढ़ना चाहे वैसे भी पढ़ ले। देखो मान लो यहां पे, सुनना गौर से, अगर मैं यहां पे एक छोटू सा स्ट्रिप कैलकुलेट करूं, ये मैंने एक चुनना सा, मतलब छोटे से चेंज इन वॉल्यूम की बात करी, मैं सिर्फ इस चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। देखो समझो, ये जो अगर मैं छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम लेता हूं तो इसके ऊपर जो प्रेशर है ये तो मुझे पता है कौन सा है, ये प्रेशर तो मुझे पता है क्या होगा, ऐसे ही। और इस चेंज इन वॉल्यूम, अगर सुनो, अगर मुझे मेरा बेटा इस छोटे से का वर्क डन निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं PdV। क्यों सर? देखो समझो, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब वर्क डन के बारे में पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा कि कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में जो वर्क डन होता है वो P डेल्टा V के बराबर होता है। अब मैंने यहां पे इस पूरे PV कर्व का ये छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, क्योंकि इस पार्ट में तो मुझे नजर आ रहा है ना कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट होगा ना भाई, इसमें तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा होगा, ये तो प्रेशर एक होगा। तो मैंने मानी है छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, कैसे आएगा? PdV। क्यों सर? देखो ना, इसकी जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला वही है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? यहां का जो प्रेशर है P, और वॉल्यूम क्या है? ये छोटा सा वॉल्यूम dV, तो PdV से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे सोचो, अगर मुझे यहां पे एक और कैलकुलेट करना है एरिया, मतलब मान लो यहां पे मैंने ये वाला एरिया भी कैलकुलेट करना है, ठीक है? समझो 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 समझो, एक और कॉन्सेप्ट का आपको फील देने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो भाई इसके लिए मैं इसका प्रेशर पकड़ूंगा, यहाँ पे जाके जो भी इसका प्रेशर है वो इस वाले प्रेशर से ज़ाहिर है थोड़ा डिफरेंट होगा, इसको P प्राइम कह दिया, इसका प्रेशर लूंगा और यहाँ का जो चेंज इन वॉल्यूम है वो रखूंगा, ऐसे है। मतलब अगर मुझे इस कर्व के अंडर में एरिया निकालना है तो उसके बहुत सारे तरीके। एक तरीका ये है कि आप इस कर्व को छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, हर छोटे पार्ट की एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाओ। जैसे एक छोटा पार्ट बनाया, इसकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एक छोटा पार्ट बनाया, इसकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एक छोटा पार्ट बनाया, सारे छोटे पार्ट्स की अलग अलग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाओ, सबका अलग एरिया निकालो और उनको ऐड कर लो, आ जाएगा। वही बात हो गई एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो तरीका है ये इंटीग्रेशन वाला है, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। यानी कि इसको आप ऐसे PdV एक का था, ऐसे आपने सबका निकाला, तो ये इंटीग्रल क्या बता रहा है कि आप सारे एरिया को सम कर रहे हो, कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। और ये इंटीग्रेशन अगेन क्या होती है? एरिया अंडर कर्व होती है। सही है, जहन में रखना ये बात, ठीक है?
ये आपको इस तरह से नहीं करना, परेशान नहीं हो, हमारे कोर्स में इस तरह से नहीं कराया हुआ। मैं बस ये साबित करना चाह रहा हूं आपको कि आपको ये एक तरह से ना फील आ जाए कि एरिया अंडर कर्व इन एनी केस विल गिव यू द वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स, and this formula will not give you the value of work done in thermodynamics in all the processes। ये सिर्फ तब देगा जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है, और वो एक ही प्रोसेस होता है आइसोबैरिक, ठीक है। और कोई प्रोसेस है, कोई सा भी प्रोसेस है XYZ में, कुछ भी बना दूं उठा के, तो उसमें क्या करेंगे, उसकी पीवी डायग्राम मिलेगी, उस पीवी डायग्राम के अंडर आप क्या करोगे, एरिया ऑक्यूपाइड निकाल रहे होगे। क्लियर होता है, समझ में आती है। चलो इसके एक दो सवाल कर लेते ताकि आपको आइडिया हो। फिर मैंने यहां भी यही बताया, ये साबित करने की कोशिश की, ये बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो एरिया अंडर कर्व कैसे होता है, जरा ये भी समझ लो भाई। इसका हम फिर समझ लो, ये कर्व है, ठीक है सर। इस कर्व के ना मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कैसे सर, देखो ये कर्व था ऐसे, ये कर्व था, ठीक है सर, था कर्व, इसके छोटे टुकड़े कर, जरा करो, ये टुकड़े करो, कर दिए सर, कर दिए सर, कर दिए। अब ना हर एक का ना एक एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना दो सर। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये बन गई सर। इसी तरह बराबर वाली बन जाएगी, वो कचरा हो जाएगा इसलिए वहाँ बना नहीं रहा मैं। ये बन गई, इसी तरह एक यहाँ भी आएगी, ठीक है, समझ जाओ। ये अबे आ जाओ, सही आ गई। अब सबका क्या करोगे, जैसे इसका आपने एरिया कैलकुलेट किया, इसका एरिया कैलकुलेट किया PdV से, ठीक है सर। फिर इसका भी कैलकुलेट किया, इसका प्रेशर अलग होगा, ठीक है। इस तरह मतलब इसका भी आपने एरिया कैलकुलेट कर दिया, ऐसे 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 करके कर दिया, सबका कर दिया ऐसे एरिया, सबको आपने जोड़ दिया। तो यही तो ये चीज़ होती है। क्या कर रहे हो आप, एरिया अंडर द कर्व भी तो निकाल रहे हो। तो ये PdV से आपको एक स्ट्रिप का मिला, और ऐसी जितनी भी स्ट्रिप्स हैं सबको सम करना है। तो आपने बोला भाई V1 से V2 तक जाते हुए सारे एरिया जमा कर ले, तो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्क डन। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो ये बताने का मकसद था, ये पूरे लेक्चर का क्रक्स है कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स इन एनी पॉसिबल केस, और W इज इक्वल टू P डेल्टा V, दिस विल गिव यू ओनली इन द केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलो छाप लो इसको, इसके एक दो सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो अब देखो जल्दी से, अब देखो मेरे बच्चे, मान लो आपको एक सवाल दिया और आपको कहता है कि भाई ए फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ये P है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, PV डायग्राम जिसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। अभी इस पे बात भी करेंगे, टेंशन नहीं लो। अबे सीधा बन जा तू। देखो ये आपको एक दिया हुआ है, ठीक है सर, दिया हुआ है, आप बताइए क्या करना है इसके अंदर। यहाँ पे आपने प्रेशर मान लिया, आपको दिया हुआ है 4, और प्रेशर की यूनिट ऊपर ही लिख के दे दी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे मेरा बेटा आपको वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब में, ठीक है। और यहाँ का वॉल्यूम आपको दे दिया, मान लो 2 मीटर क्यूब है, और यहाँ का वॉल्यूम आपको दे दिया 6। अब आपने करना क्या है भाई, आपको पता है अगर आपको PV डायग्राम मिल जाए, तो एरिया अंडर PV डायग्राम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। भाई देखो ना, एरिया अंडर PV डायग्राम यही होगा ना भाई, ये इस ब्लैक लाइन के नीचे ये जो कुछ होगा, ये पूरा एरिया आपको चाहिए, ठीक है सर चाहिए। अब बताइए कैसे करेंगे हम ये। देखो मेरे बच्चे, देखो अब आप क्या बोलोगे, एरिया निकालना है आपने, ठीक है। आप ये फिगर पहचानो कौन सी है, सर ये एक रेक्टेंगल फिगर है, ठीक है सर, रेक्टेंगल फिगर है। अब जो ये रेक्टेंगल फिगर है तो मेरे बच्चे इसका लेंथ इनटू ब्रेथ से एरिया आता है, बिल्कुल आता है। अब इसकी ये मान लो लेंथ है, इसको मानना चाहो इसको मान लो, ये लेंथ है 4, और यहाँ पे, ठीक है 4, और यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे कह दिया इसकी वैल्यू है 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे आएगा, 4 माइनस 0, यानी कि ये 4 आ गया आपके पास ये, और ये विड्थ कैसे आएगी, दिस माइनस दिस। भाई यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना आपको, सिर्फ ये चाहिए। तो ये क्या आएगा मेरे बच्चे, 6 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 में से 2 गया तो 4 आया, 4 4 जा 16, यानी कि वर्क डन बाय गैस इज 16 जूल। जूल कैसे निकाला, ये भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा यूनिट था, तो आ गया आपके पास आंसर, टेंशन खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यही सवाल वर्डिंग में भी दिया जा सकता है कि इफ अ गैस expands at constant pressure of 4 Newton per meter square and the volume changes from 2 meter cube to 6 meter cube, find the value of work done। अब constant pressure का तो हमें फॉर्मूला पता है ना, तो क्या हो जाएगा, P टाइम्स ऑफ डेल्टा V। P आपके पास कितना हो जाएगा, 4, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 मीटर क्यूब से 6 मीटर क्यूब हो रहा है। तो डेल्टा V कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस का इनिशियल। तो आप बोलोगे 4 × 4, दिस विल गिव यू 16 जूल्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आता है।
आता है सर समझ में आता है सर, कोई परेशानी नहीं है। चलो एक दो सवाल और करते हैं फिर आगे चलते हैं। एक दो सवाल ज़रा और देख लें ज़रा, ये एग्जामिनर के ना फेवरेट क्वेश्चन हैं, यहाँ से अक्सर वो क्वेश्चन पूछता रहता है। PV, ठीक है सर समझ में आता है। अब यहाँ मान लो उसने आपको एक कर्व ऐसे बना के दे दिया, सही है, समझिएगा ज़रा। अब देखो प्रॉब्लम तुम्हें खुद नज़र आएगा जो मैं बताना चाह रहा था। ये आपको प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आपने बोला ठीक है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है मीटर क्यूब में, आपने बोला ठीक है सर। यहाँ पे वॉल्यूम आपको दे दिया मान लो 1 मीटर क्यूब, और ये आपका थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। ऐसे भाई पीवी डायग्राम तो आप कैसे भी बन सकती है, मतलब पीवी डायग्राम क्या शो करती है कि प्रेशर और वॉल्यूम कैसे तब्दील हुआ, उनका रिलेशन बताता है, बस और क्या बताता है। तो अब यहाँ मान लो अगर मैं इसका ये वाला शो करूँ, ये पीवी डायग्राम का पार्ट नहीं है, ये बता रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू यहाँ आप पढ़ोगे वो क्या है। मान लो आपने वो 5 पढ़ ली, और यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो 0 है, और मान लो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू आपको दी हुई है वो 6 दी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा नजर, क्यों? अरे भाई ये देख इधर, जब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था, समझो सही है, जब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था तो प्रेशर ये कह रहा है 0 था। समझ में आ रही है बात? प्रेशर वैसे 0 नहीं हो सकता गैस के मॉलिक्यूल से, क्योंकि अगर सुनना गौर से, अगर पिस्टन एक जगह पे मौजूद है और गैस ने नीचे 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रेशर लाजमी होगा, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, 0 नहीं करते, गलत हो जाएगा, इसको ना 2 कर लेते हैं, ठीक है माँ। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस 1 मीटर क्यूब था तो प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कितना था? 2। जब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम जाहिर है बढ़ के 2 हो गया, तो प्रेशर भी बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, प्रेशर और वॉल्यूम और बढ़ा, प्रेशर और बढ़ गया। जब वॉल्यूम 5 हो गया तो प्रेशर कितना हो गया? 6। जबकि पहले क्या था, वॉल्यूम जब इतना था तब भी प्रेशर यही था, वॉल्यूम जब इतना था तब भी प्रेशर यही था। गेटिंग माई पॉइंट? मसला समझ में आ रहा है? मसला क्या है यहाँ पे? मसला ये है कि ये एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है कि जिसमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट नहीं रह रहा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट नहीं रह रहा, जहन में रखो ये बात, समझ में आ रही है इसकी? अब आपको इसका क्या करना है, आपको इसका वो निकालना है, आपको इसका वो निकालना है क्या, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, कि भाई इस प्रोसेस में काम कितना हुआ। तो आप देखोगे एरिया अंडर कर्व क्या है, तो भाई ये देखो, ये है आपके पास इस ब्लैक वाले कर्व के अंडर में जो एरिया ऑक्यूपाइड है, ये कैलकुलेट करना है ना आपने, ये कैलकुलेट करना है एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट होगा? भाई आपको ये क्या नजर आ रहा है? मुझे तो ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो भाई ट्राइंगल का एरिया कैसे आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझिएगा। अब ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है सर। अब देखो भाई सर, बेस कैसे आएगा? यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए, इधर से 1 से 5, तो 1 से 5 कैसे आएगा भाई? 5 - 1, भाई इन दोनों को माइनस कर दिया ना तुमने, भाई ये विड्थ चाहिए ना, तो 5 - 1 आ जाएगा, ठीक है सर। हाइट चाहिए सर, ये हाइट ये रही, यानी कि यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू माइनस कर दो, 6 - 2 तो 6 - 2, ठीक है सर। हाफ इंटू 5 - 1 इज 4, 6 - 2 इज अगेन 4, ऐसे, ठीक है। 2 2 हो गया, 4 2 क्या हो गया? 8, फिर अगेन जूल आ जाएगा क्योंकि ये भी ये था और ये भी ये था, तो ठीक है सर, समझ में आता है, क्लियर है? ठीक है सर, समझ में आता है। आगे चले, मजीद बताएं ज़रा। अब देखो मेरे बच्चे, जो मैं सवाल आपको दे रहा हूँ वो आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। आपको कहता है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, सुनना गौर से, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि स्टेट से गुजरता है और उसका जो पीवी डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, वो कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको पीवी डायग्राम ये दिया हुआ है, ये आपको देता है पीवी डायग्राम है, ठीक है सर, समझ में आता है? ये पीवी डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है सर, क्लियर है? आगे चले, यहां पे आपको वैल्यू दे दी लेट से 4, यहां पे आपको वैल्यू दे दी लेट से 8, यहां का प्रेशर आपको दे दिया लेट से 2, अबे तुम कहां चले गए, यहां का प्रेशर आपको दे दिया मिसाल के तौर पे 6, और ये प्रेशर दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब पे, ठीक है। आपको कहता है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, आपको कहता है ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, ये वाला जो पॉइंट है वो बी है। आपको कहता है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आपके पास कोई एक गैस है जो कि पहले ए पॉइंट पर थी, यानी कि ए पॉइंट पे उसका प्रेशर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था जब उसने वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई किया हुआ था। फिर कुछ टाइम के बाद
वो एक बी पॉइंट पे चली गई जो कि उसकी फाइनल स्टेट है, उसका प्रेशर बढ़ के हो गया 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपने कुछ हीट एनर्जी दी, और वॉल्यूम कितना हो गया 8 मीटर क्यूब। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। अब आप ये सोचो अगर आप पी डेल्टा वी चिपका दोगे तो इसका आंसर कैसे आएगा। और ये सारे सवाल, बल्कि जैसे बहुत सारे सवाल माजी में आए हुए हैं, गेटिंग माई पॉइंट, तो ये नहीं आएगा आपको आंसर। अब बताओ कैसे निकालोगे इसका। वीडियो को पॉज करो और तसल्ली से अटेम्प्ट करो, फिर मुझे बताना कि आपसे खुद सवाल हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, मैं करवा देता हूं। करोगे क्या, एरिया अंडर कर्व निकालोगे। अगर आप देखोगे तो मुझे यहां पे एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा वैसे तो आपको नजर आएगा, ये सारा जो मैं ग्रीन से जो भी कुछ बनाऊंगा ये सारा का सारा आपको नजर आएगा। ये एरिया अंडर द कर्व ही बना रहा हूं मैं, देखो ऊपर से ये सारा एरिया अंडर द कर्व है, ये वाला दोनों। बस फर्क मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये नजर आ जाए ये नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर क्या है, ट्रायंगल है। आपको बोलेगा सर इसको ट्रिपीजियम से नहीं कर सकते, कर सकते हो। मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, मैं आपकी तरह का हूं, तो मैं बस रेक्टेंगल और ट्रायंगल और सर्कल ये तीन ही याद रखता हूं जहन में, इससे सारे सवाल बन जाते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है ट्रायंगल है, ये आपको नजर आ रहा है क्या है, रेक्टेंगल है। फॉर्मूला लगा लो, एरिया निकाल लो, टोटल एरिया जो होगा वो वर्क डन होगा। चलो करते हैं। एरिया ऑफ फिगर नंबर 1, एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 अगर कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ दिस फिगर यानी कि पहली वाली फिगर का अगर एरिया निकालें तो भाई ये क्या है, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, ये होगी ना बेस, ये होगी ना बेस, ये 8 माइनस 4 ये होगी 8 माइनस 4, और हाइट ये होगी, देखो यही होगी ना हाइट, ये होगी हाइट जी सर, ये हाइट होगी, ऐसे ही है। और यहाँ वाली वैल्यू को हम कह देते हैं, हम यहाँ वाली वैल्यू को हम 0 कह देते हैं। ठीक है, ये हाइट होगी, ठीक है सर ये हाइट होगी। ये कैसे आएगी, देखो इधर क्या है 2, इधर क्या है 6, तो ये हाइट चाहिए, तो 6 में से 2 निकाल दोगे आप, क्या बन जाएगा भाई 6 माइनस का 2, तो ये हो गया हाफ, 8 माइनस 4 इज 4, 6 माइनस 2 इज अगेन 4, ये चला गया, क्या आया 4 2 ज़ा 8, तो A1 का आ रहा है 8 जूल। अब ये भी आपको चाहिए, सर ये क्यों चाहिए, ये आ तो गया, अबे एरिया अंडर कर्व ना भाई, ये कर्व है, इस कर्व के अंडर में जितना भी एरिया है, तो ये पूरा ग्रीन वाला इस कर्व के अंडर का ही तो एरिया है, और क्या है। तो ये जो आपका ग्रीन वाला है ये पूरा का पूरा इस कर्व के अंडर का ही एरिया है। तो आपने कैलकुलेट किया, आपने बोला भाई A2 विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो भाई ये देखो ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, या इसको लेंथ कह दो, ये ब्रेथ है। तो देखो इसको अगर लेंथ कहता हूँ तो यहाँ से यहाँ कितना है 2 से 0, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस का 0, ये क्या है विड्थ है, क्या आ जाएगा 8 माइनस का 4 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 कितना होता है 4, 4 2 का कितना हो गया 8, लाजमी नहीं है दोनों का बराबर है, इत्तेफाक से आ रहा है। तो टोटल वर्क डन आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया, टोटल वर्क डन आपके पास आ जाएगा 8 जूल प्लस का 8 जूल, गोया कि कुल मिला के क्या आ गया 16 जूल। तो सीखा क्या आपने, सीखा ये कि अगर कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन होगा तो पी डेल्टा वी से निकालेंगे, वरना अगर आपको पीवी डायग्राम दी हुई है तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन एनी केस, कोई सा भी आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो। क्लियर है, छाप लो इसको, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको पढ़ लिया। अब उसके अंदर ही छोटी छोटी 2-3 चीज़ें और ऐड करते हैं, और फिर उससे रिलेटेड माजी में हमारे मज़ीद 1-2 सवाल आए हुए हैं, उनको हम करेंगे। हमने ये चीज़ पढ़ी कि अगर आपने वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेट करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास क्या है, दैट इज़ एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ये जो पीवी डायग्राम होती है ना, इसको मेरा बेटा हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। आज के लेक्चर में अगर टाइम मिला तो मैंने आपको इंडिकेटर डायग्राम से रिलेटेड मज़ीद बातें भी बतानी हैं, क्योंकि वो आगे चल के जब हम प्रोसेसेस पढ़ रहे होंगे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेसेस, तो उसमें बहुत काम देंगी हमें। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम, और मैंने आपको इसका एक तरीका ये भी बताया था कि ये एरिया अंडर डायग्राम या एरिया अंडर पीवी कर्व अगर कोई समझना चाह रहा हो तो वो इस तरह से है कि V1 और V1 से लेके V2 तक आपने इंटीग्रेट किया और क्या निकाला PdV, जो कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था अच्छे से। अगर आपने कॉन्सेप्ट का मज़ीद फीलर हासिल करना है तो मैं आपको इसी चीज़ को एक और तरह से बता देता हूँ। हमने पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट प्रेशर वाला वर्क डन है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, पी डेल्टा वी से कैलकुलेट करते हो। तो अगर आप देखो ना तो ये कुछ नहीं है या ये कुछ नहीं है, बस पी डेल्टा वी आप बार 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 किए जा रहे हो। वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि अगर मान लो मेरा बेटा आपके पास यहाँ पर, सर इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अब यहीं से ही एक और कॉन्सेप्ट उठाना है, पी
v। अगर मान लो मेरे बच्चे हमारे पास कोई एक ऐसा कर्व है, आपको इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करना है। सर पहले तो ये बताएं कि ये हर कर्व जो पीवी डायग्राम में बनाया जाए, जो पीवी ग्राफ में बनाया जाए, क्या वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है? बिल्कुल है। सर सबूत देखो, एक तो मेरी बात मान लो आप, नंबर 2 अगर ऐसा नहीं है तो यहां से देखो, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसके पास कुछ ये प्रेशर है और इसके पास मेरे बच्चे कुछ ये वॉल्यूम है V1, ऐसे ही है, कुछ ये प्रेशर है इधर P1 और कुछ ये वॉल्यूम है V1। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे गौर से तो ये जो वॉल्यूम है ये क्या है हमारे पास V2 है, और अगर आप इस पॉइंट पे प्रेशर देखोगे तो वो क्या है P2 है। यानी कि अगर आप समझोगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर रहा होगा T1। PV इज इक्वल टू nRT। P1 V1 पता है तो आप T1 वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली आपने इस गैस के साथ कुछ किया, अब वो आपने क्या किया, कोई किसी प्रोसेस से उसे गुजारा, तो इसका प्रेशर बदलकर हो गया P2, वॉल्यूम बदलकर हो गया V2। P1 इज डिफरेंट, P2 इज डिफरेंट, तो प्रेशर चेंज होकर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। तो गोया आपने गैस का स्टेट चेंज कर दिया। ये था गैस का स्टेट 1, ये है गैस का स्टेट नंबर 2। तो ये जो डायग्राम है इसको आप कहते हो ना इंडिकेटर डायग्राम। तो ये इंडिकेटर डायग्राम क्या करती है, गैस का इनिशियल और फाइनल स्टेट बताती है, और वो स्टेट कैसे तब्दील हुआ ये चीज बताती है। मजीद पढ़ेंगे डिटेल से जब आएगा। खैर, अब हमने क्या बात की कि भाई इस पीवी डायग्राम के अंडर में, यानी कि इस पीवी कर्व के अंडर में जितना भी एरिया है वो मेरा बेटा आपके पास क्या कहलाता है, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा इस पूरे रेड वाले लाइन के नीचे जो भी एरिया होगा वो आपके पास क्या होगा, वर्क डन होगा। अब मैंने कहा कि ये वाला जो आपका एरिया है, दिस इज द एरिया इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है और गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2, तो मेरा बेटा इससे निकालेंगे। अब देखो अब ये प्रेशर कांस्टेंट वाला तो ग्राफ नहीं है ना, क्योंकि देखो ना प्रेशर P1 से चेंज होकर P2 हो गया, लेकिन मैं इसी की मदद से कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं वर्क डन, देखना जरा समझना, कोशिश करना कॉन्सेप्ट को फील लेने की। देखो मैंने मान लिया कि मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी एक रेक्टेंगल कंसीडर करता हूं इस पॉइंट पे, ये वाला एक पॉइंट मान लो, ये एक पॉइंट है। यहां का अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर, तो भाई साहब देखो यहां का प्रेशर ये होगा P। जी सर, मैंने बहुत एक छोटा सा यहां पे स्ट्रिप कंसीडर किया है, बहुत छोटा सा स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कंसीडर किया, समझिएगा ये स्ट्रिप है। अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से के वॉल्यूम की बात करूं, सिर्फ इतने हिस्से का वॉल्यूम, तो सिर्फ ये वाले हिस्से का जो वॉल्यूम है ये डेल्टा V होगा। भाई इधर वाला वॉल्यूम जो भी है, मान लो X, इधर वाला भाई इस पॉइंट का वॉल्यूम X, इस पॉइंट का वॉल्यूम Y, तो ये डेल्टा V कैसे आया, Y माइनस X करके आया, इन दोनों को माइनस करके, हम समझ आती है। तो अब देखो आप कर क्या रहे हो, आप इस छोटे से रेक्टेंगल का जो वर्क डन है वो कैसे निकाल रहे हो, एरिया कैसे निकाल रहे हो, इसका जो प्रेशर है, मतलब इतनी छोटी स्ट्रिप है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, P इंटू डेल्टा V से यहाँ का आ जाएगा, फिर बराबर वाले का। तो गोया आपने P डेल्टा V लगा के सारे निकाले और सबको जमा कर लिया, तो यही चीज आपको ये बता रहे हैं। क्लियर है सर, ये तो हम पहले भी समझ गए थे, इसमें अब क्या खास बात है। अब खास बात यह है कि अगर गैस का वॉल्यूम तब्दील ना हो, अगर गैस का वॉल्यूम तब्दील ना हो, इफ मतलब आप गैस के साथ कुछ भी करते रहो, इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, यानी कि गैस की स्टेट चेंज हो जाए। सर स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं मेरा बेटा, स्टेट वेरिएबल्स आपके पास होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिनका काम गैस की स्टेट डिफाइन करना है। भाई एक सर्टेन स्टेट थी, अभी ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर, आपने किसी प्रोसेस से गुजारा, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज। सर लाजमी है तीनों चेंज हो, कोई लाजमी नहीं, हो सकता है एक चेंज हो सकता है दो चेंज हो सकता है तीनों चेंज हो जाए। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल्स जो कि गैस की स्टेट बताते हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से गुजरने के बाद, तो इसका मतलब मेरा बेटा चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा, इसका मतलब मेरे बच्चे वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, भले आपने किसी भी प्रोसेस से गुजारा हो, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट है, यानी कि गैसेस ने भरपूर फोर्स लगाई लेकिन पिस्टन को अपनी जगह से हिला ना सके, पिस्टन ऊपर नहीं गया, पिस्टन नीचे नहीं आया, अगर फोर्स लगने के बावजूद पिस्टन डिस्प्लेस नहीं हुआ और पिस्टन की जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा X वो 0 है, तो इसका मतलब
हमने पढ़ा था ना, ये डेल्टा वी कैसे निकाला था हमने, a इंटू डेल्टा एक्स से निकाला था। जब डेल्टा एक्स जीरो है तो इसका मतलब आपका चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय द गैस विल बी जीरो। ये वही है जो आप मैकेनिक्स में पढ़ते थे। मैकेनिक्स में हम पढ़ा करते थे वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, जो मैंने रिवाइज किया था। अगर आपने किसी बॉडी पे बहुत फोर्स लगाई लेकिन बॉडी नतीजे में डिस्प्लेस नहीं हुई और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप कहोगे वर्क डन विल बी जीरो। जैसे मैं सुबह से शाम तक इस दीवार को धक्का मारूं लेकिन दीवार अपनी जगह से आगे पीछे ना हो तो हम कहेंगे वर्क डन बाय मी ऑन दिस वॉल इज जीरो। क्लियर हो गया, सही समझ में आता है। एक और तरह से समझ लो इसको। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। अब अगर आपका कोई ऐसा प्रोसेस है, सुनना समझना, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देखो इसका जो पीवी डायग्राम है वो कैसे बनेगा, देखना गौर से। इसका पीवी डायग्राम मेरे बच्चे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि वॉल्यूम के एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। आप प्रेशर भले चेंज करते रहो, आप प्रेशर भले चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर आप भले चेंज करते रहो। देखो इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ और था, यहां आ गए प्रेशर का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन देखो जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी वो यही वाला है। पहले भी मान लो एक्स था, अभी भी एक्स है। आपने प्रेशर और बढ़ा दिया लेकिन वॉल्यूम वही है, प्रेशर और बढ़ा दिया लेकिन वॉल्यूम वही है। तो अब आप देखो ये जो आपका पीवी डायग्राम है, भाई ये पीवी डायग्राम यही बता रहा है कि इस कांस्टेंट वॉल्यूम पर रहते हुए प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो। वॉल्यूम कांस्टेंट है गैस का, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो वॉल्यूम उसने पहले ऑक्यूपाई किया था इनिशियल प्रेशर पे, वही इस प्रेशर पे, वही इस प्रेशर पे, वही इस प्रेशर पे। तो गोया कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो आप देखो क्या आपको इसके अंडर में कोई एरिया नजर आ रहा है, नहीं आ रहा नजर। तो आपको यह भी नजर आएगा कि एरिया अंडर द कर्व इज जीरो। सर आपने कहा स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि वॉल्यूम के एक्सिस के परपेंडिकुलर है और प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाए, समझना, अगर मैं एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाऊं, अब क्या ये इसके अंदर वर्क डन जीरो होगा? आप एरिया अंडर कर्व से पकड़ो, इसमें जीरो नहीं होगा। क्यों? देखो यहां पे वॉल्यूम ये रहा और इस पॉइंट को अगर आप यहां पे चेक करोगे तो ये यहां कहीं पे आ रहा है। तो ये V1 अलग है, ये V2 अलग है। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम डेफिनेटली क्या हुआ है, चेंज हुआ है। भाई अगर इसी पॉइंट पे, ये भी इसी पॉइंट पे आता, मतलब अगर मैं इस लाइन को ऐसे सीधा कर दूं तो ये भी यहीं आएगा। जैसे देखो ये यहीं पर है और ये भी यहीं पर है। गोया कि दोनों पॉइंट के ऊपर गैस का वॉल्यूम कैसा है, एक बराबर है। इस केस में आप बोलोगे वर्क डन होगा, वर्क डन नॉन जीरो है क्योंकि यहां पे एरिया अंडर द कर्व मौजूद है। तो अपने पास नोट कर लेना कि जब भी एरिया अंडर पीवी डायग्राम एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास वर्क विल बी डन इन थर्मोडायनामिक्स। सेकेंडली आपके पास अगर एरिया अंडर द कर्व जीरो हो जाए, जो कि किस केस में होता है, अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए, तो इस केस में आप बोलोगे वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स इज जीरो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा, पिस्टन नीचे नहीं जा रहा, तो इस केस के अंदर वर्क डन इन द केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल बी जीरो। गैस बराबर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लेकिन पिस्टन ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो आप बोलोगे वर्क डन इज जीरो। क्लियर है सर? क्लियर है सर, समझ में आता है? आगे चले मजीद बताएं। अच्छा, अब वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और वर्क डन नेगेटिव कब होता है? ठीक है, देखो भाई यही नीचे लिख देते हैं। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? अगर मेरा बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों सर? देखो वर्क डन आप कैसे निकाल रहे हो, पी डेल्टा वी से। सर आपने तो कहा ये वाला सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर में होगा, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? भाई मेरी बात समझ जरा, समझ अच्छे से। फिर मैंने ये भी तो बताया कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसी को बार बार करने से आया। मतलब ये मान लो आपका एक कर्व था, इस कर्व के आपने 1000 टुकड़े कर दिए, तो आप हर टुकड़े का पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी कैलकुलेट कर रहे हो। हर टुकड़े का अपना प्रेशर तो कांस्टेंट है ना भाई, इसका प्रेशर यही वाला होगा पी। अगर आप इसी तरीके से यहां पर कोई और टुकड़ा कंसीडर करो, इस पॉइंट पर कोई और टुकड़ा लो, इधर सुनना गौर से, इस पॉइंट पे कोई और टुकड़ा आप कंसीडर करो तो इसके लिए प्रेशर अलग होगा, लेकिन इसका भी आप वर्क डन तो पी डेल्टा वी से निकालोगे। तो भाई इसका पी डेल्टा वी फिर सारे, मतलब मान लो अगर इसके 1000 टुकड़े थे तो आपने 1000 बार पी डेल्टा वी लगाया, हर एक का पी अलग था, डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, सबका वर्क डन निकाला, आखिर में जोड़ लिया। तो यही काम तो आप यहां से डायरेक्टली कर रहे थे कि पी डी वी, डी वी वही है डेल्टा वी, ये पी डी वी, और इसको इंटीग्रेट कर दिया V1 से V2, यहां से यहां तक ये वाली कार्रवाई आपने करनी है। तो भाई इंटीग्रेशन इतनी आसान होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। खैर
तो ये हो गया। अब समझो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इफ पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास डेल्टा वी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि आप बोलोगे आपका सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, जो भी हमने केस पढ़ा भी था। इस केस में आपका वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और इसको पीवी डायग्राम पे कैसे शो करते हैं? देखो समझो, ये मान लो आपका पीवी डायग्राम है, देखो समझ, ये पीवी डायग्राम है, मान लो ऐसे बना पीवी डायग्राम, इसमें यहां पे एक एरो लगा हुआ है, ये चीज शो करेगी मेरा बेटा आपका वर्क डन पॉजिटिव। सर कैसे पता चला आपको यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है? ग्राफ पढ़ के। भाई ग्राफ में आप एक्स एक्सिस पे जितना आगे जाओगे उतना वैल्यू क्या होती है? एक्स की बढ़ती है। वाई पे जितना ऊपर जाओगे वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो देखो इस पॉइंट पे अगर आप पढ़ोगे तो वॉल्यूम V1 था, और इस पॉइंट पे आप वैल्यू पढ़ोगे तो वॉल्यूम V2 था। आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, क्योंकि V2 आगे लाई कर रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास जो गैस है वो क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, पिस्टन ऊपर जा रहा है। इसी के अंदर जब आप डेल्टा V निकालोगे, डेल्टा V कैसे आता है? V2 माइनस V1। तो V2 बड़ा है, V1 छोटा है, V2 माइनस V1 विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। अब इसी के अंदर अगर बोला जाए कि भाई आपके पास वर्क डन नेगेटिव कब होता है, इसका उल्टा कर देंगे, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में आप बोलोगे मेरा बेटा कि वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और या आप कहोगे आपका पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है। इस केस में आप बोलोगे डेल्टा वी इज नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। या आप बोलोगे आपका सिस्टम कंप्रेस कर रहा है। सर कंप्रेस कैसे हो रहा है? भाई पिस्टन यहां था, अगर ऊपर जाएगा तो पहले के मुकाबले में ज्यादा वॉल्यूम होगा, आप बोलोगे एक्सपेंशन आई। पिस्टन नीचे आएगा तो आप बोलोगे कंप्रेशन आई, पहले के मुकाबले में कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। इसको कैसे शो करेंगे सर? देखो भाई इसको ऐसे शो करेंगे, ये मान लो आपके पास एक इंडिकेटर डायग्राम है, पीवी डायग्राम। बोला ठीक है सर, इसके ऊपर भी मैंने यहां पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, बस अब एरो उल्टा कर दिया। एरो उल्टा करने का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऐसे आया है, पहले गैस यहां पे दी, गोया इसका ये वॉल्यूम V1 था और ये वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया? V2। सर V2 को यहां आना चाहिए, क्यों? कोई लाजमी है क्या? कोई लाजमी नहीं है। V2 एक्स एक्सिस में पहले आ रहा है, V1 बाद में आ गया, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो ये 1 और 2 ये सोच के लगाए हैं कि ये वाला पॉइंट गैस की स्टेट 1 को शो कर रहा है और ये वाला पॉइंट गैस की स्टेट 2 को शो कर रहा है। अमूमी तौर पे लॉजिकली स्पीकिंग क्या होता है, 1 से 2 पे जाओगे ना भाई, गैस की पहले ये स्टेट थी इनिशियल, बाद में ये स्टेट है फाइनल, तो आप इसे कहो इनिशियल स्टेट, इसे कहो फाइनल स्टेट। तो इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं, दिस इज V1, दिस इज V2। न्यूमेरिकली अगर देखो तो आपको वाज़े तौर पे दिख रहा है कि V2 अब की बार छोटा है और V1 बड़ा है। ये मुंह जिसकी तरफ खुला होता है वो बड़ा है। सर V1 बड़ा क्यों है? एक्स एक्सिस में आगे आ रहा है, तो V1 का वैल्यू बड़ा है, V2 का वैल्यू छोटा है। अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो P डेल्टा V से आता है, और डेल्टा V क्या होता है? डेल्टा V कैसे निकालते थे आप? जो आपका चेंज इन वॉल्यूम था, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 मतलब आप बोलोगे V फाइनल माइनस का V इनिशियल। तो फाइनल आपके पास देखो छोटा वॉल्यूम है, इनिशियल बड़ा वॉल्यूम है, तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो जहन में रखिएगा कि मेरे बच्चे आपके पास जब कभी भी गैस कंप्रेस करेगी, जब भी गैस कंप्रेस करेगी तो उस केस में आपका वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? पॉजिटिव वर्क डन समझ में आ गया? इससे हम बहुत सवाल बनाएंगे। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, सही है? बहुत क्वेश्चन पूछे हुए माजी में, पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे हुए। जो साइक्लिक प्रोसेसेस के अंदर क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन नेगेटिव होता है, उसकी पूरी जान इस कॉन्सेप्ट के अंदर है। ठीक है? और अगर आपको यह बात समझ में आ गई ना, तो मतलब आपने इस पूरे आज के लेक्चर का ना समझ लो फील ले लिया। अगर यह समझ में आ गया कि ये जो P डेल्टा V है यही ये चीज है बड़ी करके, अगर ये समझ में आ गया ना तो समझो मजा आ गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये जो वर्क डन बाय द गैस इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये यही चीज है, बस अलग अलग स्ट्रिप्स का कैलकुलेट करते जा रहे हैं। सही है? मतलब ऐसे है, आपने छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल बना लिए, हर स्ट्रिप का अपना प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, ओवरऑल चेंज हो रहा है। मतलब यहां मान लो 10 था, यहां तक आते आते मिसाल के तौर पे 2 हो गया, मिसाल दे रहा हूं, तो 10 फिर 9, तो जहां 10 था वहां का एक स्ट्रिप, जहां 9 था वहां का एक स्ट्रिप, 8 वाले का अपना स्ट्रिप, सबके अलग अलग एरिया निकाला, सबको जोड़ लिया, तो दिस इज वर्क डन। और जो हम जनरली अगर बात करें, और ये बेसिकली इंटीग्रेशन होती क्या है, एरिया अंडर कर्व होता है, तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज बेसिकली वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? ये समझ में आता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, पढ़ लिया हमने। अगर एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, कंप्रेस कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है लेक्चर का टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है।
जो हमने इंडिकेटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पढ़ना है और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेसेस पढ़ने हैं, वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में लेके जाएंगे। ठीक है, अभी एक छोटी चीज़ और करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड भी माजी में एक सवाल आया हुआ है, उसके बाद जो है वो हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है सर, चलो अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास आगे की क्या कहानी है। अब देखो भैया, सूरत हाल क्या कहती है हमारे पास, हमने ये पढ़ा, अब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो मेरे बच्चे हमें ये पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है, जो अभी आप पढ़ के भी आए थे, वो क्या होता है, P टाइम्स ऑफ डेल्टा V के बराबर होता है। मैं रिवाइज भी कर देता हूँ। आपने ये पढ़ा था कि मान लो आपके पास ऐसे जो है ना वो एक कंटेनर है, यहीं पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे मेरा बेटा आपके पास एक कंटेनर है, अच्छे से सुनना क्योंकि इसके बाद मैंने एक पास ओवर का क्वेश्चन कराना है। और इसके अंदर यहाँ पे एक पिस्टन है और पिस्टन फ्री टू मूव है। यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस। आपने बोला ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करी। इस हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का दिमाग ख़राब हुआ और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पहले के मुकाबले में ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाना शुरू हुए तो पिस्टन बढ़ गया, पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो बढ़ गया। आपने ये प्रेशर बढ़ने नहीं देना, ठीक है, या इस सिस्टम ने नहीं बढ़ने देना क्योंकि पिस्टन के ऊपर का प्रेशर तो आपने तब्दील किया ही नहीं है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे काम होगा। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ा है, जो गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं, जो बढ़ी है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा है, उसने क्या किया, पिस्टन के ऊपर डिस्प्लेस कर दिया और आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर पहले जैसा हो गया। ठीक है सर, तो इस केस में हमने अपना ये वर्क डन कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें हमारी बातचीत चल रही थी सारी की सारी अभी। ठीक है सर, अब इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी थी, क्या सर, देखो ये मेरा बेटा आपने जो एक चीज़ देखी थी और से देखना। ये जो आपने एक चीज़ देखी थी, ये इसके अंदर मेरा बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुई थी। मैंने बोला ठीक है सर, ये हाँ ये सारी बात तो हमें पता ही है। अब बताएं इसके अंदर क्या खास बात है। मेरा बेटा शुरू में जो आपके पास गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, इसको आपने V1 कहा था, बाद का वॉल्यूम आपके पास क्या हो गया था, P2 हो गया था। सही है सर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वो पहले भी P था और बाद में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो भी क्या है, आपके पास P है। ऐसे ही है ना सर। अभी तो आपने कहा कि जब हमने हीट एनर्जी दी तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो जोर से टकरा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ गया। अरे भैया प्रेशर बढ़ गया, लेकिन जब पिस्टन नीचे से ऊपर चला गया, जब पिस्टन नीचे से ऊपर चला गया तो प्रेशर डिक्रीज भी तो हो गया। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। V कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, V बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर वापस क्या हो गया, P हो गया। ठीक है सर। अब अगर मुझे जनरल गैस इक्वेशन याद है, जनरल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है सर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपके सामने बना हुआ है ये गैस की इनिशियल कंडीशन थी या ये गैस की इनिशियल स्टेट थी। ठीक है सर। ये गैस की फाइनल कंडीशन है या ये गैस की फाइनल स्टेट है। सिमिलरली इसको मैं कह सकता हूं कि दिस वाज स्टेट नंबर 1 और इसको मैं कह सकता हूं दिस वाज स्टेट नंबर 2। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब यहां से ऐसे हुआ। ठीक है सर, कह सकते हैं। अगर मैं स्टेट नंबर 1 के लिए ये इक्वेशन लिखूं, सुनना, स्टेट 1 के लिए अगर मैं इसे इक्वेशन लिखूंगा तो बनेगा PV1, खुलना और से, PV1 इज इक्वल टू nRT1 है। PV1 इज इक्वल टू nRT1, ऐसे ही है ना भाई। PV1 इज इक्वल टू nRT1 क्योंकि पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है सर। अगर मैं स्टेट नंबर 02 के लिए ये इक्वेशन लिखता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी PV2 इज इक्वल टू nRT2। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों इक्वेशन को, इसे कह दिया इक्वेशन 1, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं क्या करता हूं, गौर से देखिएगा, अगर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर डालूं तो ये बनेगा PV2, लेफ्ट से राइट से माइनस हो जाएगी, PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू nRT2 माइनस का nRT1। ऐसे ही होगा सर, ऐसे ही होगा सर। अब यहाँ से आपको P कॉमन नजर आ रहा है क्योंकि प्रेशर तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये हो जाएगा। यहाँ से आपको nR कॉमन नजर आ रहा है T2 माइनस का T1। ठीक है सर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T। यानी कि ये कह रहा है मेरे बच्चे, जहां P डेल्टा V लिखा हुआ है वहां तुम क्या लिख सकते हो, nR डेल्टा T लिख सकते हो। यानी कि आपने वर्क डन
एक ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कि जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, दो फॉर्मूले निकाल लिए। एक फॉर्मूला W बराबर है P डेल्टा V के, एक फॉर्मूला वर्क डन बराबर है NR डेल्टा T के, जिसमें N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ द गैस जो इसमें भरी हुई है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एक वैल्यू निकालने का तरीका इसका। दूसरा, आप जब विदाउट कैलकुलेटर करते हो तो क्या लिखते हो, 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर विच इज T2 माइनस का T1। क्लियर है, समझ आती है, छाप लो जल्दी से। इससे रिलेटेड माजी में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग करने लगे। अब देखो मेरे बच्चे, ये दोनों सवाल ETEA एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा में 2013 के पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 मोल्स हैं आइडियल गैस के जिसको आपने हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर। कहता है सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। टेम्परेचर आपने चेंज किया यहां से यहां तक के लिए, तो ठीक है सर। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, कांस्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर चेंज गिवन है, मसला ही हल हो गया। NR डेल्टा T, ठीक है। आपको यहां पे मोल्स कितने गिवन है, 2 मोल्स। अगर मोल्स ना गिवन होते मैं 1 पुट कर देता, सही है, नहीं गिवन होते तो, लेकिन अभी तो गिवन है तो यहां आ गया 2। R की जगह पे R का वैल्यू आ जाएगा 8.314। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर कहां से कहां गया, 27 से 127। अब लोगे T2 माइनस का T1। अब लोगे सर इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना। मेरे बच्चे, डेल्टा T जहां भी कहीं लिखा हो ना, डेल्टा T चाहे डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में, आंसर एक बराबर आएगा। क्यों सर, करके देख लो। 127 माइनस 27 क्या आंसर आ रहा है, 100 आ रहा है ना। ये मैंने डिग्री सेल्सियस में लिया था। सोचो अगर मैं यही डेल्टा T केल्विन में करता तो कैसे करता। फॉर्मूला क्या है भाई, T2 माइनस T1। फाइनल टेम्परेचर कितना है 127, तो बनता 127 प्लस 273, केल्विन में निकालते तो T1 कितना है 27, तो बनता 27 प्लस का 273। ठीक है सर, सॉल्व कर लो। ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें एक चीज दिखानी है, ठीक है। माइनस के साइन से ब्रैकेट ओपन, तो -27 माइनस प्लस जा माइनस का 273, ये और ये वैसे ही मर गया। तो अगेन 127 माइनस 27 क्या आंसर आया, आंसर आया मेरा बेटा 100 केल्विन। तो मैंने यही बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में, आंसर एक बराबर आता है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, कोई मसला तो नहीं होगा। ये बन जाएगा मेरा ख्याल है 831.4 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1662.8, 1660 तकरीबन जो इसका आंसर आएगा ना वो 1660 जूल के आसपास आएगा। एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 1662 पॉइंट या 1663 पॉइंट, तो इस तरीके का कुछ बन रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करके मुझे बता देना आंसर क्या आ रहा है। अगला सवाल, ये एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन आए थे 2013 में। कहते हैं फॉर द सेम गैस इन प्रोसेस, इसी गैस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 cc, ये cc होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वही है cc जो आप गाड़ियों में भी सुनते हो ना, 1800 cc, ये वही चीज है। 1000 cubic centimeter to 2000 cubic centimeter at constant pressure of 100 kilopascal. Find the work done by the gas. एक बार मेरे बच्चे इस सवाल को आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे, लाजमी अटेम्प्ट करोगे, ताकि आपको पता चले कि हमने ये सवाल कैसे करना है। मुझे बताना, इसका आंसर आपका 100 जूल के आसपास आएगा। एक बार खुद से लाजमी अटेम्प्ट करो। हाँ भाई, कर लिया, चलो देखो, इसको ए कहते थे, इसको बी कहते थे। अब ये ए का सॉल्यूशन कराया था, अब मैं बी का सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है भैया, अच्छा, आपको कहता क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन का फॉर्मूला अपने को पता है, P डेल्टा V। प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल, किलो मतलब 10 पावर 3 और पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका प्रेशर। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। खुद सोचो, अगर ये फाइनल वॉल्यूम छोटा होता, इनिशियल बड़ा होता, तो जब मैं छोटे से बड़ा निकालता यहीं पे एक माइनस साइन आ जाता। तो यही तो भी मैंने पढ़ाया था कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है,
होगा आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमने। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, ठीक है, अभी तो पहला लेक्चर है। तो ये अभी वैल्यू बड़ी हो रही है ना, छोटे से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क इज डन बाय द गैस। अगर छोटा होता हम कहते हैं वर्क इज डन ऑन द गैस। ये भी पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस का इनिशियल वॉल्यूम। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्या, ये जो पूरी चीज़ है ये आपकी पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और ये जो आपका आंसर आ रहा है ये क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है। वो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। आपको सेंटीमीटर क्यूब से कहाँ जाना है, मीटर क्यूब में जाना है। अब सेंटीमीटर क्यूब से हम मीटर क्यूब में कैसे जाएंगे, देखो 1 मीटर में आपके पास होता है 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही है सर, ऐसे ही। अगर मैं दोनों तरफ क्यूबिंग कर दूं, ऐसे क्यूबिंग कर दूं, तो 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू ऐसे 100 सेंटीमीटर क्यूब 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 क्यूब, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दी, तो बन जाएगा 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आएंगे 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 पावर 6 से डिवाइड। क्यों, ये पूरा सेंटीमीटर क्यूब में था और मुझे इस पूरे को मीटर क्यूब में करना है, तो भाई 10 पावर 6 डिवाइड करेंगे, ठीक है सर। अच्छा, ये हो गया भाई साहब 100 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। 2000 में से आपने 1000 निकाला तो पीछे क्या बचा, 1000 बच गया, भाई यही बचा ना 1000, समझो 2000 में से 1000 निकाला, 1000 बच गया, 1000 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में आ गया 10 पावर 6, अब ऊपर आ जा 10 पावर 6। अब देखो ये मिला के 10 पावर 6 है 10 पावर 3 और 10 पावर 3, 10 पावर 6 और ये 10 पावर 6 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आता है, 100 जूल आता हैगा। क्लियर हो गया। तो ये था मेरे बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर के, जिसके अंदर हमने वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा। आपको आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जो कि आपका होमवर्क है। इसके अंदर आंसर साथ में मेंशन है, आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वो मैंने इसी में कवर कराना था, लेकिन लेक्चर की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है। स्टेट डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसके पॉइंट्स लिखवा दूंगा ताकि आपको आगे चल के आसानी रहे, ठीक है। हमने सब कुछ उन्हीं के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। फिर जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन होता है उसको देखेंगे। जो हमारे स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में, ठीक है। और फिर हम इवेंचुअली अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहे होंगे।